वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। एंड डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग सेशन ऑफ आरआरबी जेई 2024, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवे जूनियर इंजीनियर से लास्ट 20 ईयर का पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हम लोग का अभी चल रहा प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में हम लोग मशीनिंग को कंप्लीट देख चुके हैं। आपका मशीनिंग का जितने भी पार्ट है, जितना भी अलग अलग टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, टॉपिक वाइज हम लोग लास्ट 20 ईयर का सारा क्वेश्चन डील कर चुके हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व दी वेल्डिंग आपका टॉपिक, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से हम लोग वेल्डिंग का टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 20 ईयर में जहां जहां भी क्वेश्चन पूछा गया, नॉट ओनली आरआरबी जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया, डीएमआरसी हो गया या फिर और कोई एग्जाम हो गया जो रेलवे में पूछा गया लास्ट 20 ईयर में, सबको डिटेल वाइज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और वाई प्रोडक्शन? बिकॉज प्रोडक्शन इज दी, अगर मैं बात करूँ तो इसका सबसे हाईली वेटेज आप लोग का सब्जेक्ट हो जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इन आरआरबी जेई। सबसे ज्यादा हाईली वेटेज सब्जेक्ट प्रोडक्शन से आपका बनता कितना है? लगभग 40 से 50 नंबर आपका बन जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे प्रोडक्शन को तो 40-50 नंबर केवल आपका बन जाएगा प्रोडक्शन से, जिसमें मशीनिंग जो मैं आपका कंप्लीट करवा दिया, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। 10 वीडियो आया है टोटल, आपका लगभग 15 से 18 घंटा होगा। और ये वेल्डिंग आज हम लोग स्टार्ट करें, दिस इज दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेल्डिंग। और वेल्डिंग से भी कम से कम आपका 8 से 10-12 नंबर वेरी करता है पर साल, पर ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एक क्वेश्चन है सर, मैं पोस्ट रेफरेंस गलत डाल दिया हूं, 30 को मॉडिफाई लिंक से चेंज हाँ कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, आपका हो जाएगा चेंज। ठीक है, चलिए ओके। सो अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस का कि भाई चूंकि हम लोग आरआरबी जे को टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग स्पेसिफिक चलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस और पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, राइट। सो वेल्डिंग का क्या सर ऑफिशियल सिलेबस है वो देख लो। प्रोडक्शन में वेल्डिंग में देख सकते हो यहाँ पे कहा गया इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट, चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर डिफरेंट मेटल्स, है ना, प्रिंसिपल ऑफ गैस जैसे ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट ऑफ गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग का प्रोसीजर क्या हो जाता है आर्क में और गैस में, सोल्डरिंग ब्रेजिंग टेक्निक क्या होता है, टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ सोल्डर्स एंड फ्लक्स, वेरियस फ्लेम कटिंग प्रोसेस, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ फ्लेम कटिंग, डिफेक्ट इन वेल्डिंग, टेस्टिंग एंड इन्फेक्शन, मॉडर्न वेल्डिंग मेथड, सबमर्ज हो गया, CO2 हो गया, एटॉमिक हाइड्रोजन हो गया, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो, इन सब के बारे में वेल्डिंग मेथड जानना। इसके लिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ MIG एंड TIG यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे तो सभी तरह का वेल्डिंग प्रोसेस आपको जानना है। सबमर्ज हो गया, CO2 हो गया, एटॉमिक हाइड्रोजन हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, MIG हो गया, TIG हो गया। इसके ऊपर में आपको गैस वेल्डिंग के बारे में कहा गया था, है ना, गैस वेल्डिंग में कहा गया था। उसके पहले आपका आर्क वेल्डिंग दिया था। उसके बाद यहाँ पे सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, यानी कि जॉइनिंग प्रोसेस में क्या क्या था, जिसमें दो मेटल पीस को या फिर एक मेटल नॉन मेटल को भी जोड़ते हैं, वो सारे के सारे जॉइनिंग प्रोसेस के आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। सो ऑब्वियसली बात है सर, आज का हम लोग का क्या टॉपिक रहने वाला है डियर? सो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर, यानी आज जो हम लोग क्वेश्चन केवल लगाएंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा कल का लेक्चर, उसमें हम लोग देखेंगे, यानी जो भी नेक्स्ट क्लास होगा जब भी होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, इसके ऊपर। यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग लेते हैं और उससे रिलेटेड लास्ट 20 ईयर में जब जब एग्जाम हुआ, जहां जहां भी एग्जाम हुआ, जो एग्जाम हुआ आरआरबी जेई से रिलेटेड रेलवे में, उन सबको लगाते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से देखते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो कहा गया द लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड। अब यहां पे जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो चीजें समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो मैं आपको यहाँ पे फिगर के साथ, एनिमेशन के साथ, जैसे मैं हमेशा करता हूं, मैं आपको ट्राई करूंगा बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का। सो यहाँ पे मैं एक सेकंड, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, मुझे एक बारी ना इसको लाने दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए आंसर करिएगा डियर स्टूडेंट्स, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर।
चलिए आंसर करिएगा प्लीज, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, है ना, और क्लास में एक कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगा। तो आप आंसर करो, गलत होगा सही होगा डजंट मेक सेंस, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, अभी गलती कर सकते हो। आपका ये एग्जाम नहीं है कि सर यहाँ गलती कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। अभी आप गलती करो, सीखो, जितना गलती करोगे, जितना क्वेश्चन पूछोगे, उतना आप चीज़ों को सीखोगे, ठीक है। चलिए, और सेशन को सारे बच्चे लाइक करते रहना। सो यहाँ पे किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया, लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड। अब देखो वेल्डिंग अलग अलग तरह का होता है, हम लोग बट वेल्ड करते हैं, फ्लैट वेल्ड करते हैं, स्लॉट वेल्ड करते हैं, तो उसी में, है ना, लैप वेल्ड करते हैं, उसी में आ जाता है एक स्लॉट वेल्ड। तो स्लॉट वेल्ड में जो लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ, किस रेशियो के हेल्प से हम लोग स्लॉट वेल्ड के लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। सो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, सर जी पहले ये बता दिए स्लॉट वेल्ड क्या होता है, उसका लेंथ क्या आता है, ये सब मेरे को बताइए, तब जाके समझ में आएगा। वैसे देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है, उमर बोल रहे बी और आशीष बोल रहे हैं ए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बी, लोड टू अलाउबल स्ट्रेस। करेक्ट आंसर क्या होगा, लोड टू अलाउबल स्ट्रेस। अब देखो होता क्या है, अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको पहला नंबर में दिया गया आपका प्लग वेल्ड, ये क्या है मेरा, है ना, ये मेरा प्लग वेल्ड है। एंड बी नंबर देख रहे हो ना, बी आपका है स्लॉट वेल्ड, ये क्या है मेरा SLOT, स्लॉट वेल्ड। सो मेरे को मतलब किससे है, मेरे को मतलब है स्लॉट वेल्ड से। स्लॉट वेल्ड आप देख रहे हो, स्लॉट वेल्ड में क्या होता है कि स्लॉट वेल्ड इज ए जॉइनिंग प्रोसेस, जिसमें क्या होता है सरफेस ऑफ द पीस ऑफ द मटेरियल, है ना, टू द अनदर सरफेस के बीच में एक मेरा इनलार्ज होल रहता है। आप देख रहे हो एक मेरे इस तरह का प्लेट है ना, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना, इससे कई बार आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। सो यहाँ पे एक दूसरा प्लेट रहता है यहाँ पे, और इसको हम लोग वेल्डिंग करने के लिए क्या रहता है, एक इनलार्ज पोर्शन में इस तरह का स्लॉट कटिंग रहता है, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, फिर वेल्डिंग करते रहते हैं। इसमें वेल्डिंग हम लोग टॉर्च लेते हैं, फिलर मटेरियल ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, और ये फिल जब हो जाता है तो आपस में चिपक जाता है, यानी फिल हो जाता है, इसको भर देते हैं। मान लो आपने कोई फिलर मटेरियल ही ले लिया मान लो, और यहाँ पे फिल कर दिया, अब यही क्या करेगा, नीचे वाला जो पोर्शन है ना मटेरियल, उसके साथ ही ऐड हो जाएगा। अगर और एक चीज ध्यान रखना, सर ये क्या दोनों तरफ से इस तरह का स्लॉटेड कटिंग रहता, नहीं, केवल एक में रहेगा। इसको मैं और एक फिगर के साथ दिखाना चाहूंगा, जिसमें मैं यहाँ पे लाया हूं और एक फिगर, उसमें आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हो इसके बारे में। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, है ना, ये आप देख रहे हो, है ना। चलो ये तो एक तरह का जैसे प्लग वेल्ड है ये मेरा, है ना, ये अभी स्लॉट का बात कर रहे हैं, ये मेरा स्लॉट वेल्ड है, और यहाँ पे आपका प्लग वेल्ड है। तो प्लग में क्या है कि आपका एक सर्कल हम लोग कर देते हैं एक प्लेट में, एक ही प्लेट में करते हैं, दूसरा प्लेट में नहीं। नीचे में बिल्कुल एक मेरा फ्लैट सरफेस रहता है जिसमें कोई हॉल वगैरह नहीं है, ऊपर वाले जो रखते हैं उसमें हम लोग हॉल कर देते हैं। देख सकते हैं ये मेरा इस वाले फिगर को देखो, ए नंबर, ये एक हॉल करा गया, एक फिर दो फिर तीन, तो तीन पहले इसमें हॉल करा गया, और बाद में देख सकते हो ये इलेक्ट्रोड ट्रोच है, ये इलेक्ट्रोड आपका है, इसके थ्रू से यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वही वेल्ड पुल यहाँ पे क्रिएट आ जाएगा, वेल्डिंग आ जाएगा, बाद में सॉलिडिफिकेशन के बाद आपका कुछ फाइनल रिजल्ट ऐसा बन के रेडी हो जाएगा, उसका पेंट ट्यून कर लो, आपका बन के रेडी। तो सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या है, आपका देख रहे हो कि सर्कुलर स्लॉट कटा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया था, आपसे यही पूछा गया था, दैट व्हाट इज द क्वेश्चन, कहा गया द लेंथ ऑफ द स्लॉट वेल्ड, है ना। स्लॉट वेल्ड का लेंथ आप कैसे निकालोगे, तो ये निकाल सकते हो रेशियो ऑफ द लोड टू अलाउबल स्ट्रेस, है ना, कि लोड वहां पे कितना मेरा लगेगा जिसके लिए बना रहे हैं, और अलाउबल स्ट्रेस क्या है ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप मटेरियल साइंस पढ़े होंगे या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे, तो स्ट्रेंथ मटेरियल में क्या करते हैं, जैसे आपका एक कुर्सी रहता है, सिंपली कुर्सी जो होता है, एक होता रहता है उसका मैक्सिमम स्ट्रेस लोड कितना अप्लाई होता है, एक होता है अलाउबल स्ट्रेस। कोई चीज जैसे हम लोग सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके बनाते हैं ना, FOS लेके हर एक चीज को बनाते हैं, कि मुझे कुर्सी पता है कि कुर्सी एक इंसान के लिए बनाया गया है, लेकिन वहां पे हम लोग बनाते इतना सोच के कि अगर दो भी इंसान चढ़ जाए तो टूटे ना, है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस, लेकिन अलाउबल स्ट्रेस हम लोग कितना लेते हैं, तो लोड कितना लग रहा है और अलाउबल स्ट्रेस उसमें कितना है, इसी के बेसिस पे हम लोग जो है उसका स्लॉट को डिसाइड करते हैं कि स्लॉट मेरा कितना बड़ा होना चाहिए, लेंथ ऑफ दिस स्लॉट को डिसाइड किया जाता है। कि अगर हद से ज्यादा भी लोगे तो उसकी वजह से वो वीक हो सकता है, कम लोगे तो हो सकता है लोड पड़े और वो मेरा अलग हो जाए दोनों पीस, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा, एक को दूसरे को जोड़ा हूं, अगर कम आप स्लॉट दोगे तब भी हो सकता है कि ज्यादा लोड पड़े तो ये वाला दोनों पीस अलग हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। और इतना भी ज्यादा नहीं देना कि वीक हो जाए, दोनों पीस अलग हो जाए, है ना, या टीयर वियर आ जाए। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग
लोड अपन अलाउबल स्ट्रेस के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि स्लॉट वेल्ड का लेंथ कितना हो जाएगा। सिंपल, क्लियर हो गया यहां से और समझ में आ गया क्या हो जाता है मेरा स्लॉट वेल्ड। और इसी के साथ एक मेरा प्लग था वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। कैसे वेल्डिंग करते हैं देख सकते हो। प्लग में आपका देखो इंटरनल पार्ट में यहाँ देखना है, यहाँ पे एक जगह, यहाँ दो, इस दो जगह स्लॉट में देखो केवल एक ही आपको प्लेट में आपको नजर आ रहा होगा, है ना, हॉल करके यहाँ पे वेल्ड करा गया। अंदर में आपका मटेरियल आफ्टर सोल्डिंग के बाद हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो बीच में यहाँ पे एक स्लॉट जैसा में वेल्डिंग करा गया ब्लैक कलर का। ये क्या है आपका वेल्ड पूल है, या फिर जो आफ्टर सोलिडिफिकेशन के बाद वो पूरी तरह से सोलिड हो जाता है, वो आपका पीस है ना। चलिए, जहां पे आपका जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अब यहां पे देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रोडक्शन से, द डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट टू द टो ऑफ द वेल्ड। समझ गए, समझ रहे हो क्या बोला गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट टू द टो ऑफ द वेल्ड, है ना। डिस्टेंस अब यहां पे फिर से आ जाते, देखो इन सभी क्वेश्चन में विदाउट फिगर यू कांट आंसर। अगर आप एक बार पढ़ लिए हो तब तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या भूल गए हो, लॉन्ग टाइम हो गया पढ़े हुए, सो आपको यहाँ पे फिगर बहुत हेल्प करेगा। और विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन भी आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग करा जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग विद द फिगर। अगर बात करा जाए यहाँ पे वेल्ड किया गया तो ये कैसा टी जॉइंट आपका नजर आ रहा है। ये आप देखोगे एक ऊपर में इस तरह का आपका है और नीचे में ऐसा, तो एक तरह का टी जॉइंट है, लेकिन मेरे को अभी जॉइंट से मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे वेल्ड ये करा गया, दिस इज योर वेल्ड, है ना। ये आपका वेल्ड है जहाँ पे यहाँ पे वेल्डिंग करा गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर यहाँ पे क्या बात करा गया था, बैक टू आवर क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट टू द टो ऑफ द वेल्ड। सो एनीवन इसका बोल रहे हैं आंसर। अच्छा यहाँ पे आंसर बोल रहे हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको कहते हैं हम लोग लेग है। लेकिन सर लेग कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर मैं लेग बोलूंगा तो ये देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेग। और ये दोनों तरह का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आपको लेग देखने मिलेगा। देखो ये मेरा हो गया वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल का बात करता तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है दिस इज योर लेग। यानी समझ रहे हो, यहां से लेकर यहां तक का ये वाला इतना इतना इतना, ये लेग हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला लेग हो गया, समझ गए। और वर्टिकल वाला अगर बात करा जाए तो वर्टिकल वाला कहां से कहां तक आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक जो जगह घेरा है, इतना जो जगह घेरा है, ठीक है। सो दिस इज योर वर्टिकल लेग, वर्टिकल लेग। तो अब देखो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ तो डेफिनेशन क्या कहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम दी जॉइंट रूट, ऑब्वियसली बात है ये रूट से स्टार्ट किया, रूट वाला इसको बोलते हैं रूट, इसको हम लोग बोलते हैं रूट, दिस इज द रूट ऑफ द वेल्ड। ये रूट हो जाता है ना, रूट आ जाता है, इसीलिए कहा गया ना रूट पेनिट्रेशन कितना गया है, यानी रूट के अंदर कितना पेनिट्रेट किया है, वो यहाँ पे बता रहा कि इतना रूट का पेनिट्रेशन किया है। रूट कहीं इसका सेंटर में है जहां पे जाके मीट कर रहा है दोनों टी एंगल, और इसका इतना बाहर कुछ आ गया, तो दिस इज दी रूट पेनिट्रेशन, समझ गए। सो यहाँ पे रूट हो, रूट जॉइंट एंड टो ऑफ द वेल्ड, वेल्ड का टो कौन सा आ जाएगा, अगर मैं टो का बात करूंगा सो ये वाला टो तक हो गया जहां तक आपका आया है। सो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, तो ऊपर और नीचे दोनों जा सकता है ना। हाँ, सबसे वीक सेक्शन आपका थ्रोट होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं, इसको हम लोग आगे चलकर और हम लोग समझेंगे। वेल्ड के बारे में बहुत तरीका का है, और यहाँ पे भी देख सकते हो ये वेल्डिंग जब करा गया ना, सो ये जो पोर्शन है ये ऊपर वाला और ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं लैग, कि कितना तक ये मेरा इंपैक्ट कर रहा है वेल्डिंग का। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। सो आंसर यहाँ पे लेग हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ गए होंगे कि रूट आपका किसको बोला गया है, दिस इज दी रूट, और ये आपका टो हो जा रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस अब इधर भी आएगा इधर, क्योंकि देखो ना कुछ इस तरह का वेल्डिंग कर रहा है, राइट। सो ये भी एक हाइट आएगा और ये भी एक हाइट आएगा। सो यहाँ आपका रूट हो गया और यहाँ तक जो फाइनल हुआ है आपका टो हो गया, ठीक है। तो वही आपका सिंपल सा बात है कि रोड से लेकर टो तक के डिस्टेंस को, अब ये भी आ रहा है, ये भी, दो तरह का आपको यहाँ पे आ रहा है। सर ऑल 4 ऑप्शन का डिस्कशन कर देना है हर क्वेश्चन का। अच्छा, तो नहीं, सब के ऊपर अभी क्वेश्चन बनेगा ना डियर। देखो यहाँ पे जो कहा गया है इफेक्टिव थ्रोट, है ना, फेस, एक्चुअल थ्रोट, तो अभी इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, है ना। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द एक्चुअल थ्रोट, कितना एक्चुअल आपका थ्रोट है, तो एक्चुअल थ्रोट ये आपका है ना। लेकिन अगर कहा गया इफेक्टिव, अब देखो अगर यही अगर समझना है कि सर यहाँ पे कहा गया थ्रोट के बारे में इफेक्टिव थ्रोट और एक आपका एक्चुअल थ्रोट, क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, अच्छा एक क्वेश्चन में आपको यहाँ बता, देखो मैं टू द पॉइंट बिल्कुल चलूंगा, हर एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करूंगा। मैं जो आपको बोलूंगा वो भी आप लोग जरूर ट्राई करना कि हाँ सर आप जो पूछे हो उसके ऊपर मैं भी कमेंट में आप लोग करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आप लोग वो भी आप थोड़ा सा बताना, ठीक है। चलिए, और हाँ सेशन सब कोई बच्चे लाइक यहाँ पे करना, ठीक है। समझ गए मेरी बात की नहीं, समझ गए। हाँ, मैं यहाँ पे क्या बता रहा था
कि फ्लैट वेल्ड का बात करा जाए, जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन कहा गया ना, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, इसका आंसर है इन फ्लैट वेल्ड। पहले मैं आपको ये बता देते, इन फ्लैट वेल्ड जो मेरा थिकनेस होता है ना, टी जो लेके चलते हैं हम लोग, वो लेके चलते हैं, या फिर थ्रोट कहा गया है ना, जो थ्रोट मेरा होता है, थ्रोट मेरा 0.070 H होता है ना। ये वाला आपको ध्यान रखना, ये कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो अगर क्वेश्चन पूछा गया आपके आरआरबीजे में, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बोला, एच आपको पता है, एच आपका था सर यहाँ पे हो गया मेरा लेग हो गया, सो लेग को अगर इतना टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से मुझे मिल जाएगा थ्रोट मिल जाएगा। अब बारी यहां पे आता सर, यहां पे दो तरह का थ्रोट बन रहा है, एक आ रहा मेरा एक्चुअल थ्रोट और एक हो जाता है मेरा इफेक्टिव थ्रोट, एक होता है मेरा थियोरेटिकल थ्रोट। तो अगर मैं बात करूं थियोरेटिकल थ्रोट, तो डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द आपका रोट जॉइंट रूट है ना, परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूज ऑफ दी लार्जेस्ट जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, दैट कैन बी है ना इंस्क्राइब्ड टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लैट वेल्ड। यानी कि ये पूरा का पूरा राइट एंगल जो आपका लिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकल यानी कि जो करना रहता है, और इफेक्टिव यानी कितना हो गया है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर डेफिनेशन के अगर जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इफेक्टिव मतलब कितना ये इफेक्टिव जोन बना दिया है आपके इंपैक्ट के वजह से, इलेक्ट्रोड के वजह से, उसकी हीट के वजह से, हीट इफेक्टेड जोन के वजह से, तो वो जो हो जाता है दिस इज योर इफेक्टेड थ्रोट। तो इफेक्टेड थ्रोट इतना होता है, लेकिन थियोरेटिकल थ्रोट इतना हो जाता है। क्लियर? तो ये दोनों थ्रोट हो गया। हम लोग जितना ज्यादा समझेंगे प्रैक्टिकली समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिकली से ही सॉल्व होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए यहाँ पे देखो 14-15 बच्चे लाइव देख रहे हैं और लाइक बहुत ही कम है, तो एक बार सारे बच्चे फटाफट सेशन को लाइक भी कर दो, ठीक है। इफेक्टिव जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन दी वेल्ड रूट एंड फेस ऑफ द वेल्ड, और थियोरेटिकल थ्रोट होता है वो आपका ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए वेरी नाइस, यहाँ पे लगभग 20 बच्चे के आसपास लाइव आ चुके हैं। सो जितने भी बच्चे नया जुड़ रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग यहाँ पे आरआरबी जेई के लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, विथ मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल के साथ, है ना। और हम लोग मशीनिंग को कंप्लीट देख चुके हैं। मशीनिंग में टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आरआरबी जेई, नॉट ओनली आरआरबी जेई, रेलवे में जो भी आपका टेक्निकल में पूछा गया लास्ट 20 ईयर में, कोई भी एग्जाम में, चाहे सीनियर सेशन का रहे, डीएमआरसी का रहे, आरआरबी जेई का रहे, फिर और कोई एग्जाम रहे, लास्ट 20 ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया सबको डिस्कशन कर रहे हैं, काफी डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मशीनिंग को ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर दिए हैं, ऑलमोस्ट वो 18-20 घंटा का लेक्चर है। अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट वेल्डिंग को, विच इज दी हाईली वेटेज सब्जेक्ट, बिकॉज एज यू नो दैट अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका वेटेज जो रहता है आरआरबी जेई में, वो रहता है प्रोडक्शन। ऑलमोस्ट आपका 50 नंबर तक आप अचीव कर सकते हो, 40 से लेकर 50 तक का, और उसमें हाईएस्ट वेटेज में आ जाता है मशीनिंग, वेल्डिंग और ग्राइंडिंग वगैरह पार्ट, है ना। सो यहाँ पे हम लोग मशीनिंग को कंप्लीट करके वेल्डिंग के ऊपर डिस्कस करें। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डियर? चलो वेरी नाइस, यहाँ पे आंसर तो मुझे मिल चुका है, एंड आपका डियर आंसर जो है वो बिल्कुल नहीं, आंसर यहाँ पे आंसर। और देखो यहाँ पे 20 बच्चे लाइक हैं, तो 20 बच्चे जितने लाइव हैं सारे के सारे पहले आंसर करो, आप लोग ट्राई करो आंसर देने का, है ना। आप लोग आंसर देने का ट्राई करिए। देखिए आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा डेप्थ ऑफ द फ्यूजन। क्या आ जाएगा? डेप्थ ऑफ द फ्यूजन। मैंने कहा ना कई सारा ऐसा आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन, विदाउट फिगर आप समझ ही नहीं सकते हो। दैट्स वाई तो क्लास थोड़ा मुझे लेट लगा ना, मैं 10 बजे लाना चाह रहा था, 10:30 बजे इसी के वजह से हुआ। अब इस क्वेश्चन में देखो, जैसे फिगर देखोगे ना आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हो लगता है क्या ही हेवी है। अभी तक जो भी तीनों क्वेश्चन आया था, तीनों क्वेश्चन में उसी तरह का आपको टफ लगा होगा, लेकिन फिगर के साथ गए, एनिमेशन के साथ जब गए ना आप, तब आपको लगने लगता है इजी। अब देखो होता क्या, मान लो वेल्डिंग कर रहे हो, ये आपका कैसा, आपका अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वेल्ड मान लो कर रहे, टी जैसा जॉइंट है या एल जॉइंट यहाँ पे कर रहा है मेरा, है ना, एल जॉइंट यहाँ पे कर रहा है, राइट। अच्छा एल जॉइंट यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो ये आपका वेल्ड जोन है, वेल्ड जोन है, वेल्ड जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है एक मेरा फ्यूजन फेस,
फ्यूज जहां पे हुआ, जहां पे जैसे अगर मैं इसको रेड कलर से पूरा घेर देता हूं तो यहां से लेकर यहां तक मुझे चाहिए था एक्चुअल में ये रेड वाला, लेकिन आप यहां पे क्या देखोगे, अगर मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा शायद आपको नजर आ जाए, तो यहां पे आप देखोगे फ्यूजन डेप्थ, ध्यान दो फ्यूजन डेप्थ यानी कितना अंदर तक मेटल को इंपैक्ट किया है, किसके वजह से, हीट इफेक्टेड जोन के वजह से। आपको पता है ना हीट इफेक्टेड जोन क्या होता है, जहां पे आप वेल्डिंग करोगे ड्यू टू हीट के वजह से, एक्सेसिव हीट के वजह से क्या होता है कि उस मेटल जो मेन मेरा मेटल है ना, जिस वर्कपीस को जोड़ रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर्टीज में डिक्रीमेंट आ जाता है ना, और वो फ्यूज कर जाता है वहां तक। तो वही फ्यूजन डेप्थ का बात करा गया। तो देख रहे हो ये यहां से लेकर यहां तक जो है ना, दिस इज दी फ्यूजन। ये मैं अगर रेड कलर से आपको समझा दूं, ये इतना जो है ना, ये मेरा क्या है, फ्यूजन डेप्थ आपको यहां पे नजर आ रहा है, सिमिलरली इतना आपको यहां पे भी नजर आ रहा है, दिस इज दी फ्यूजन डेप्थ। और इसी में कहा जाता है कि फ्यूजन फेस, फ्यूजन फेस कौन सा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है फ्यूजन फेस में रेड ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट इधर आपका फ्यूजन फेस है, मतलब किधर किधर ये फ्यूज किया है, अंदर तक गया, तो ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला फेस हो गया। समझ गया, पूरा फेस का मैं बात कर रहा हूं, इस तरह खड़ा रहेगा तो ये फेस और नीचे वाला ये फेस, तो ये हो गया मेरा फ्यूजन आपका फेस, और कितना अंदर तक गया है वो हो गया मेरा फ्यूजन डेप्थ। समझ गए, और ये आपका वेल्ड का आपका इंटरफेस है, सिंपल सा बात है ना, जहां तक गया वो वेल्ड का इंटरफेस, यहाँ पे मैक्सिमम कहां तक गया है वो हो जाता है उस पोर्शन को, उस एरिया को कहा जाता है वेल्ड इंटरफेस। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो कहा गया, आप क्वेश्चन को देखो, डेफिनेशन को आप पढ़ो और देन जाओ फिगर के साथ। कहा गया द डिस्टेंस दैट फ्यूजन एक्सटेंड इनटू द बेस मेटल, क्या कहा गया है, डिस्टेंस दैट फ्यूजन एक्सटेंड इनटू द बेस मेटल, बेस मेटल के अंदर जो फ्यूज कर गया है ना, मेटल के अंदर जो फ्यूज करा गया, और कहा गया प्रीवियस पास फ्रॉम द सरफेस, सरफेस को जो पास कर गया है ना, मेल्टेड ड्यूरिंग दी वेल्डिंग, वेल्डिंग के टाइम में मेल्ट करके जो पास करके उसको क्या कहेंगे, तो अभी ऐसी बात है, इसको कहा जाता है डेप्थ ऑफ दी फ्यूजन। क्या कहा जाता है इसको, डेप्थ ऑफ दी फ्यूजन कहा जाता है, जैसे कि आपको फिगर से यहां पे नजर आ रहा होगा, नजर यहां पे आ रहा होगा। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर यहां पे जो दिया गया था ना डाइल्यूशन, ये क्या है, सो ये कभी कभार पूछा जाता है आपसे, ऐसा बात नहीं है, इसका मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला। ये रेशियो होता है एरिया का, किसका किसका, एरिया ऑफ पेनिट्रेशन, है ना, एरिया आप कितना वो पेनिट्रेट किया है वो डिवाइड बाय जाता है एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सो ये भी याद रखना। राधे राधे डियर, राधे राधे अरविंद जी, राधे राधे। चलिए, सो आप समझ गए होंगे इसका। अच्छा, और कुछ कुछ चीजें जान लो, जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे हम लोग डिटेल में जाते जाएंगे। एक्सेसिव में एक बार में बहुत सारा चीज नहीं बताना चाह रहा हूं, नहीं तो इनिशियली आपको लगेगा सर जी एक क्वेश्चन को बनाने में 15-20 क्वेश्चन टाइम ले हैं। अब देखो यहाँ पे आपका फ्यूजन फेस समझ में आ गया, फ्यूजन फेस क्या होता है आपको समझ में आ गया, फेस जहां पे सर फ्यूज मेरा होता है, जितना अंदर डेप्थ कर जाता है ड्यू टू हीट इफेक्टेड जोन और हीट की वजह से, दैट इज कॉल्ड योर फ्यूजन जोन। दोनों साइड में आपको देखने को मिलता है, इधर भी किया जाता, ठीक है। टो तो आपको समझ में आ गया, अगर टो क्या हो जाता है देख सकते हो, आपका टो है। चलो यहाँ पे अगर आपको नहीं नजर आ रहा है, सो यहाँ पे आपको बेटर तरीके से नजर आ रहा होगा, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टो, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, टो कहते हैं, है ना, टो कहा जाता है इसको। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पोर्शन को हम लोग टो कह रहे हैं, इसको हम लोग टो कह रहे हैं, ठीक है। रूट किसको कहा जाता है, दिस इज दी रूट, इस वाले पोर्शन को हम लोग, इस जगह को रूट कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग रूट कहते हैं, रूट कहते हैं, रूट कहते हैं। सो यहां से लेकर, अब देखो दो तरह का रूट होता है, ये तो हो गया एक्चुअल रूट, एक होता है थ्योरेटिकल रूट। तो थ्योरेटिकल रूट पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक को कहा जाता है, दिस इज दी थ्योरेटिकल रूट। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाएगा ना, दिस इज योर थ्योरेटिकल रूट, ये क्या जाता है थ्योरेटिकल रूट, थ्रोट, सॉरी थ्रोट मैं रूट बोल रहा हूं, ये थ्योरेटिकल आपका क्या हो गया, थ्रोट हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, दिस इज दी थ्योरेटिकल थ्रोट हो गया। और अगर कहा जाए एक्चुअल थ्रोट, तो एक्चुअल थ्रोट अब देख सकते हो यहां से स्टार्टिंग से लेकर कहां तक ये पूरा का किया है, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअल थ्रोट, इतना बड़ा एक्चुअल थ्रोट। और थ्योरेटिकल थ्रोट जो करना था मुझे, है ना, तो ये हो गया, जहां मुझे करना था वो हो गया थ्योरेटिकल, जितना हो गया वो हो गया थ्रोट, है ना, समझ गए। चलिए, बाकी ये दिस इज द फेस, ये हो गया लेग, आपको पता है, ये तो मैं पहले बता दी, दिस इज द लेग, लेग आपको समझ में आ गया। चलो, और ये ओरिजिनल सरफेस एरिया तो इसको कह रहा है, तो ये आपका हो गया क्लियर सर, ओके ओके, वेरी गुड इवनिंग धर्मदास जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, समझ गए, यहां से क्लियरिटी आपको मिल गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। और याद रखना कि आपको चाहे मशीनिंग का रहे या वेल्डिंग का रहे या ग्राइंडिंग का रहे,
सम ऑफ न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मुझे देखने को मिला जब मैंने सॉल्यूशन करा तो मुझे एक चीज समझ आ रहा कि एक तरह का क्वेश्चन आप लोग को रिपीटली बार बार पूछा जा रहा है। सो एक ही तरह का आप क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो अगर उन सभी को आप सॉल्यूशन कर लोगे, उसका जो फॉर्मूला उसको अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू नो दी पैटर्न ऑफ दी न्यूमेरिकल। आपको पैटर्न न्यूमेरिकल का समझ में आ जाएगा कहां कहां से और कैसा कैसा न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। सो वो भी आप लोग को नोटिस करना है और नोट डाउन करते रहना। चलिए देखो, तो पहला न्यूमेरिकल आपका वेल्डिंग में आ चुका हम लोग का। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, वेरी सिंपल। एज यू नो दैट यहाँ पे फोर्स के बारे में बात करा गया है ना। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 236 kg to produce acceleration of 4 meter per second square. Everyone know that what do you mean by force sir? Force equal to mass into acceleration. मास यहाँ पे कितना दिया गया सर, मास का बात करा गया है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 4 दिया गया और मास आपका दिया गया 236। आप सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दी आंसर 944 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये तो फोर्स से रिलेटेड हो गया है ना। सो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वी विल गेट दी आंसर। सो यहाँ पे आप सारे कोई आंसर यहाँ पे दे दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीईपी। जैसे दो तरह का करंट हम लोग यूज करते हैं, वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। एक होता है हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट करंट, है ना, जिसको कहा जाता है आपका एसी एंड डीसी। पहले तो ये जान लो, डीसी एंड एसी। एसी दैट इज कॉल्ड योर अल्टरनेटिंग करंट और डीसी दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्ट करंट। अब ये जो डायरेक्ट करंट होता है इसको भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है मेरे डीसीपी, है ना, और एक हो जाता है आपका, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका पहले आप लोग आंसर बताओ कि क्या हो जाएगा, है ना। एक हो गया मेरा डीसी, बताइए जल्दी से। एक हो जाता है मेरा क्या, डीसी ईएन, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। एक में इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और दूसरा वाले में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव लेते हैं। ये यहाँ पे पकड़ना, देखो डीसी तो डायरेक्ट करंट हो गया, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, और डीसीईएन डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। लेकिन इसको और एक नाम से जानते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट रिवर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस, रिवर्स पोलैरिटी। तो इसको हम लोग फेमस जो कहा जाता है उसको कहा जाता है डीसीएसपी और एक कहा जाता है डीसीआरपी। ये फेमस है। जो मेरा डीसीईपी होता है, एसपी होता है, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। इसमें बेसिकली ये होता है कि वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को किसको पॉजिटिव लियो और किसको नेगेटिव लियो। इसमें आ जाता है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। ये तो सबको पता ही होगा, मुझे उम्मीद है, रिवर्स पोलैरिटी। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। सो यहाँ पे जो मेरा डीसीईएन है ना, डीसीईपी है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव कहा जाता है। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी योर डी नंबर। ठीक है, ठीक है, चलिए याद रखना, डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है ना, और यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन आपको यहाँ पे कम देखने को मिल जाता है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं। और डीसीएसपी का अगर बात करा जाए, स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज कहाँ पर करते हैं, जब आपको हीट कंसंट्रेशन जो कहा जाए वो मुझे ज्यादा कहाँ पे देख चाहिए, वर्कपीस में। अगर आपको हीट ज्यादा चाहिए ऑन दी वर्कपीस, सो हम लोग यूज करते हैं डीसीएसपी, है ना, यानी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। और रिवर्स पोलैरिटी जब आपको हीट ज्यादा कहाँ चाहिए, मुझे इलेक्ट्रोड में ज्यादा चाहिए, तब हम लोग यूज क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग रिवर्स पोलैरिटी को। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, हीट जनरेशन ऑन वर्कपीस यूज फॉर हाई वेल्डिंग, यस। और इसमें आपका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, कहाँ पे, इसमें आपको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जब आपको ज्यादा चाहिए होता तब यूज करते हैं। इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन आपको कम देखने को मिलता है, लेस देखने को मिल जाता है। सर मेरा EWS बिहार गवर्नमेंट सर्कल ऑफिस का बना हुआ है, तो मैं रेलवे जेई के लिए अप्लीकेबल हैं, प्लीज़ बताएं। EWS बिहार गवर्नमेंट, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। फिर भी मैं डिटेल नोटिफिकेशन देख के एक बार आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा।
अंकित आप मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे से एक बार ये पूछ लेना, मुझे याद रह जाएगा, 8210989049। आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना अपना डाउट, मैं अच्छी तरह से देख के आपको वेरीफाई करके आपको मैं बता दूंगा। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिल गया होगा, समझ गए होंगे कि सर डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी यूज किया जाता है व्हेन वी नीड हायर हीट इन वर्कपीस, एंड रिवर्स पोलैरिटी कब ज्यादा हीट मुझे जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रोड पे, यानी कम हीट देखने को मिलता है 1/3 और 2/3 के बेसिस पे हम लोग जज करते हैं। तो जब मुझे 2/3 हीट चाहिए होता है हीट वर्कपीस में, तो यूज करते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी। रिवर्स में कम चाहिए तब वर्कपीस में यानी कम हो जाएगा, क्योंकि वर्कपीस में लेके चलोगे तो वर्कपीस में यहाँ ज्यादा यहाँ कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे देखो सुमित बोल रहे सेंट्रल का चाहिए। सो अगर ऐसा बात है तो फिर सेंट्रल का चाहिए होगा। सो कोई बात नहीं, आप बना सकते हो, बना लेना। ठीक है, ओके। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ चीजें के बारे में मैं और मेंशन किया, मुझे अभी याद आया। देखो जैसे कहा गया वेल्डिंग पोलैरिटी, जैसे वेल्डिंग पोलैरिटी होता है इसमें कहा जाता है आपका डीसी। अच्छा, और एक चीज जैसे डीसीएसपी, देखो डीसीएसपी को ही डीसीईएन कहते हैं, ये तो मैं बताना भूल ही गया। डीसीएसपी को ही डीसी ई और आपका एन कहते हैं। ठीक है, डीसीएन ईएन इसको कहा जाता है, इस वाले को। और इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो डीसीईपी जो है ना, ये कहा जाता है डीसीआरपी को। ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी को डीसीईपी कहा जाता है, डीसीईपी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या समझे सर, इसका मतलब सिंपल सा डियर, अगर बात करा जाए कि सर जी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रोड को क्या लेके चलते हैं, अभी मैंने कहा कि हीट कहां पे ज्यादा मुझे मिलेगा, वर्कपीस में ज्यादा हीट मुझे मिलेगा, है ना, मोर हीट ऑन वर्कपीस। इट मींस यहां पे जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव होता है, ई फॉर इलेक्ट्रोड और एन फॉर नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड मेरा नेगेटिव होता है। यानी कि इस केस में अगर कहा जाए तो यहाँ पे मेरा जो वर्कपीस होता है वो हो जाता है मेरा पॉजिटिव, और जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है वो हो जाता है मेरा यहाँ पे नेगेटिव। तो ज्यादा हीट मुझे मिलेगा वर्कपीस में, 2/3 ऑफ हीट मिलेगा आपको इलेक्ट्रोड कहाँ, वर्कपीस में। और वहीं अगर बात करेंगे सर यहाँ पे डीसीईपी कह रहे हैं किसको, डीसीआरपी को, यानी रिवर्स पोलैरिटी में, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है वो हो जाता पॉजिटिव। इसका मतलब क्या समझे कि सर अगर मेरा वर्कपीस का बात करूंगा तो वर्कपीस इस बार क्या आ जाता है, वो हो जाता है यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, तो यानी वर्कपीस नेगेटिव हो गया, और इलेक्ट्रोड मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यानी इस बारी ज्यादा हीट आपको 2/3 ऑफ हीट देखने को मिलेगा कहां पे, इलेक्ट्रोड में, तो मोर हीट देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोड में, और लेस हीट देखने को मिलेगा कहां पे, लेस हीट आपको देखने को मिलेगा इन दी वर्कपीस। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब आपको पेनिट्रेशन ज्यादा करना है वर्कपीस में तो यूज करेंगे हम लोग डीसीईएन को या फिर डीसीएसपी को, स्ट्रेट पोलैरिटी को, क्योंकि यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्कपीस मेरा पॉजिटिव है, ज्यादा हीट वहां पे मेरा मिल रहा है। ठीक है, चलिए, क्लियर, समझ गए ना यहाँ पे, तो सारे क्लियरिटी हो गया। सेम चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि देख सकते हो डीसीईएन है कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव है यानी वर्कपीस पॉजिटिव है, इनके सब डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, तो स्ट्रेट पोलैरिटी मेरा वर्कपीस क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता है वर्कपीस यहाँ पे मेरा पॉजिटिव हो जाता है। और अगर बात करा जाए डीसीईपी यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, यहाँ पे मेरा वर्कपीस जो है ना, इलेक्ट्रोड मेरा पॉजिटिव है यानी वर्कपीस क्या हो जाता है मेरा नेगेटिव हो जाता है, कहां पे, रिवर्स पोलैरिटी में, ध्यान रखना। और बाकी एसी में बात करेंगे तो अच्छा यहाँ पे और कुछ चीजें जान लो, जैसे कि अगर बात करेंगे हम लोग डीसीईएन में तो प्रॉपर फ्यूजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ना। इसके अलावा डीपर आपको पेनिट्रेशन में, आपको पहले यहाँ पे देखो ना, मैंने कहा ना पेनिट्रेशन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप यूज करोगे एसपी का, है ना, रिवर्स पोलैरिटी का, स्ट्रेट पोलैरिटी का। इसके अलावा आपका देखो लो फिलर डिपोजिशन, फिलर बहुत ही कम आएगा कि वर्कपीस में ज्यादा हीट है ना, इसीलिए प्रोडक्शन इसका प्रोडक्टिविटी लो रहता है, आपका पुअर क्लीनिंग, अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं कर पाता है, और हीट इफेक्टेड जोन जो होता है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्कपीस में ज्यादा हीट है ना, तो वर्कपीस को ज्यादा मेरा गर्म कर देता है। तो हीट इफेक्टेड जोन, जैसे मान लो वेल्डिंग इतना करना है, इस तरह का कोई वर्कपीस है, वेल्डिंग यहाँ कर रहे हो, तो हीट इफेक्टेड जोन यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलता है, कुछ ज्यादा एरिया तक हीट इफेक्टेड जोन गर्म हो जाएगा, राइट। सो ये चीज हो जाता है यहाँ पे, और लार्ज डिस्टोर्शन देखने को मिलता है। लेकिन कहा जाए अगर रिवर्स पोलैरिटी में, है ना, यानी जहां पे हम लोग वर्कपीस को नेगेटिव लेके चलते हैं, फिर मेल्टिंग नहीं कर पाएगा कि वर्कपीस मेरा नेगेटिव हो गया, ज्यादा हीट वहां मेरा नहीं है, तो फिर मेरा वर्कपीस को मेल्ट नहीं कर पाएगा, ज्यादा लेट पेनिट्रेशन करेगा, ऑब्वियसली बात है ना। लेकिन हाई फिलर डिपोजिशन, क्योंकि देखो फिलर मतलब इलेक्ट्रोड मेरा ज्यादा वहां हीट चल गया तो जल्दी जल्दी मेरा फिलर भी अगर रहेगा तो फिलर भी जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, क्योंकि वर्कपीस मेरा जो है हीट कम है, फिलर में यानी कि इलेक्ट्रोड में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोड के पास ही फिलर मटेरियल दोगे तो जल्दी पेनिट्रेट करने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा, जल्दी 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 मेरा जाएगा वर्कपीस में, समझ गए। चलिए, क्योंकि हीट हो वर्कपीस में ज्यादा मेरा नहीं है, इससे मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, क्लीनिंग बहुत अच्छा कर देता है,
और आपका हीट इफेक्टेड जोन नेरो होता है, क्योंकि अभी हीट मेरा ज्यादा कहां पे, इलेक्ट्रोड में, वर्कपीस में नहीं है, और लेस डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, और इसमें आपका मॉडरेट इफेक्ट देखने को मिलता है, इन दोनों का मॉडरेट इफेक्ट। क्लियर, सेम चीज यहां पे कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ हीट के बारे में बताया गया है। जैसे अगर बात करा जाए DCEN का, पहला वाला का, तो पहला वाला देखो हीट कहां ज्यादा, वर्कपीस में, 2/3 ऑफ हीट है वर्कपीस में, नीचे वाला वर्कपीस है, नीचे वाला क्या है मेरा, वर्कपीस है, आपको ज्यादा हीट मिला वर्कपीस में, और कम हीट देखने को मिला ये इलेक्ट्रोड आपका, क्या है मेरा, इलेक्ट्रोड में आपको कम वर्कपीस 1/3, ठीक है। और DCEP का बात करेंगे तो देखो इस बार हीट मुझे ज्यादा मिल गया वर्कपीस में, आई मीन इलेक्ट्रोड में, और हीट मेरा यहाँ पे वर्कपीस में घट गया 1/3 का। और अगर मैं बात करूंगा AC का, तो मॉडरेट बोले तो यहाँ पे 1/2 मिलेगा आपको हीट AC में, आई मीन इलेक्ट्रोड में, और 1/2 मिलेगा कहाँ पे, आपको मिलेगा वर्कपीस में, यानी आधा आधा मेरा हीट बढ़ जाता है, तो ना ज्यादा ना कम आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कई सारा और भी चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूं, आप यहाँ पे सारे चीजों को देख लेना। तो यहाँ पे कहा गया करंट अल्टरनेटिव डायरेक्ट रिपीटली इतना टाइम पर सेकंड, हर सेकंड में इतना बार रिपीट होता है। मैंने आपको पता ना, जैसे एसी करंट से जो आपका बल्ब जलता है, तो आपको लगता है जलते रहता है, लेकिन वो 1 मिनट में कई बार ऑन होता है और ऑफ होता है, क्योंकि साइनोसोडियल मेरा वेव जाता है जब मेरा एसी करंट होता है, और डायरेक्ट करंट बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आपका डायरेक्ट करंट को, क्योंकि वो बिल्कुल जो है वो मेरा बैलेंस रहता ही रहता है। क्लियर, चलिए बाकी यहाँ पे हीट बैलेंस कहा गया, पेनिट्रेशन ये मैं बता दिया हूँ। इलेक्ट्रिक डीके किस में होता है, तो डीके अगर बात करा जाए DCEN में ज़्यादा होता है, एक्सीलेंट, इसमें कम होता है, इसमें बैलेंस रहता है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे सभी चीज़ें मैं आप लोग को बता दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगे। सर कैन आई कॉल और SMS फॉर डाउट, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन कॉल मी और SMS मी एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट, जब भी आपका रहेगा कोई डाउट रहेगा यू कैन कॉल मी, राइट। चलिए आ जाते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग का बारे में बात करा गया कि इन ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन विच इज करेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन। चलिए आंसर करिएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर करिएगा क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओवरहेड वेल्डिंग पता है ना आपको, अगर भी मैं फिगर दिखाऊंगा ना पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो मैं दिखाऊं, पहले देखो, देख लो आप फिगर, पहले देख लो। दिस इज योर ओवरहेड वेल्डिंग, ये क्या हो जाता है मेरा, दिस इज योर ओवरहेड वेल्डिंग। आप ओवरहेड वेल्डिंग को अंडर साइड जॉइंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सुमित, बिल्कुल जैसा आप हमेशा करते हो, वेरी नाइस। देखो ये क्या करते हैं, अंडर साइड से, अंदर से हम लोग वेल्डिंग करते हैं, है ना। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, याद रखना, ओवरहेड वेल्डिंग जो होता है ना, ये आपका मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वेल्डिंग होता है, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट भी इसमें जोड़ दो, है ना, डिफिकल्ट पोजीशन है ना, पोजीशन टू वर्क। अगर कहा जाए कि वेल्डिंग करने में कौन सा ऐसा पोजीशन है जो सबसे डिफिकल्ट है, तो याद रखना ओवरहेड वेल्डिंग। आप देख रहे हो ना यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है, सो ऊपर में मुझे ज्वाइन कर रहा था, 2 पीस को मुझे ज्वाइन करना, तो ओवरहेड वेल्डिंग इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो आर्क आपका बिगड़ सकता है, नीचे से बिल्कुल आप आर्क भी सही मेरा बैलेंस बनता है ना, यहाँ पे आर्क भी इधर उधर हो जाता है, बैलेंस नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से हीट इफेक्टेड जोन आपका ज्यादा बन सकता है, या आप वेल्डिंग जहां करना चाह रहे स्ट्रेट में आप नहीं हो सकता, तो वेरी डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो याद रखना कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, वेल्डिंग इज परफॉर्म फ्रॉम दी अंडर साइड ऑफ द जॉइंट। तो देखो जब आप फिगर देखते हो कितना इजी लगने लगता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरहेड वेल्डिंग में कभी कभी एंगल पूछा जाता है, एंगल इसलिए मैं बता दिया हूं, 2 तरह का एंगल पूछता है कि हम लोग यहाँ पे जो ट्रेवल एंगल होता है वो कितना लेके चलते हैं, मतलब कितना ज्यादा, अगर आप ज्यादा ही ट्रेवल करवाओगे ना, ज्यादा एंगल टिल्ट कर दोगे तो फिर वेल्डिंग सही से बन नहीं पाएगा। सो आप मैक्सिमम दे सकते हो मिनिमम 5 और मैक्सिमम दे सकते हो 10। तो ट्रेवल एंगल जो रहता है मेरा कहाँ से, ये देख सकते हो एक्सिस ऑफ द आपका इलेक्ट्रोड है से लेकर मैक्सिमम आप कितना टिल्ट कर सकते हो, 5 से 10 एंगल। और वहीं अगर वो जो आपका वर्कपीस है ना, अगर मैं यहाँ पे वर्कपीस जो है आपका, ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट वर्कपीस का जो पॉइंट है, उससे आप कितना मैक्सिमम एंगल तक इसको टिल्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड को, तो ये आपका 45 एंगल में हम लोग लेके चलते हैं, 45 एंगल में हम लोग वेल्डिंग करते हुए करवाते हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं, तो इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहा गया प्लेन एंड बट वेल्ड्स मे बी यूज ऑन मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेट। बट वेल्ड आपको पता है एक होता लेफ्ट वेल्डिंग, एक होता बट वेल्डिंग। सो यहां पे बात करा गया है किसके बारे में,
प्लेन एंड बट वेल्ड के बारे में। सो अगर मुझे प्लेन है, एकदम बिल्कुल प्लेन है और बट वेल्ड करना है, यानी हेड टू हेड जोड़ना है ना, हेड टू हेड जोड़ना है। सो उस केस में कहा गया कि मटेरियल हम लोग कितना थिकनेस तक के मटेरियल को बट वेल्ड के थ्रू से वेल्ड किया जा सकता है ना। सो आपसे यहाँ पे पूछा गया थिकनेस कितना हम लोग यूज करते हैं। चलो समझ गए ना बट वेल्ड क्या हो जाता है। सर 25 mm फॉर प्लेन एंड बट वेल्ड। चलो वेरी गुड डियर। सो यहाँ पे 25 mm थिक इज दी करेक्ट आंसर। सुमित बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। हम लोग यहाँ पे कितना लेके चल, जैसे अगर मैं कोई वेल्ड आपको बना दूं ना, आपका कुछ इस तरह से मान लो वेल्ड कर रहा है और मेरा पीस कुछ ऐसा कुछ मेरा वेल्ड बना है और कुछ यहाँ पे इस तरह का पीस है, कोई मेटल पीस है जिसको वेल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें पहले मैं आपको बता दूं, जब फिगर बना दिया तो कुछ चीज, जैसे ये आपका ऊपर वाला को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग वेल्ड फेस, इसको कहा जाता है मेरा वेल्ड फेस। ये तो आपको पता है, मैं बता रखा हूं। और क्या यहाँ पे आ जाएगा सर, ये जो है ना ये गैप क्या कहलाता है। सो इस वाले को गैप कहते हैं हम लोग रूट गैप। क्या कहा जाता है आपका, रूट गैप कहा जाता है। तो ये दो चीज हो गया। तीसरा क्या आ गया सर यहाँ पे जैसे आप देखोगे अगर ध्यान से, है ना, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, मान लो ये मेरा पीस कहाँ तक था, पीस मेरा कुछ यहाँ तक था, समझना मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये कुछ मेरा जो मेटल का पीस है ना जिसको मैं जॉइंट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा था ग्रीन कलर का और कुछ यहाँ तक था, यहाँ अंदर तक था। सो यहाँ पे और एक आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्या रेइंफोर्समेंट किसको कह सकते हैं। तो रेइंफोर्समेंट आपका देखो, ये जो सरफेस है यहाँ मेटल से लेकर ऊपर कितना मेरा गया है, यहाँ तक गया है ना। सो इस वाले को थिकनेस को हम लोग बोलते हैं रेइंफोर्समेंट। क्या कहा जाता है, रेइंफोर्समेंट। ठीक है। और एक कहा जाता है आपका रूट फेस, एक रूट गैप हो गया, एक रूट फेस कहा जाता है। तो रूट फेस में क्या हो जाता है, मैं आपको इसको समझाने के लिए मुझे फिगर को थोड़ा सा मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको समझाना ये पड़ेगा दैट ये मेरा मेटल आया है मेटल का पीस और यहाँ से फिर इस तरह हो गया है ऐसा कुछ, और ये फिर ऐसा आया, फिर यहाँ से इस तरह का थिकनेस का इस तरह से, ठीक है, ऐसा है। सो ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिस इज दी गैप, और दिस गैप इज ऑल्सो नॉन एज रूट फेस। तो ये वाला जो पोर्शन रहता है दिस इज दी फेस ऑफ दी रूट। सर मेटल सरफेस के नीचे पेनिट्रेट रेइंफोर्समेंट, जी हाँ, तो दिस इज यूर कॉल रेइंफोर्समेंट। क्लियर। चलिए ठीक है। बाकी बट वेल्डिंग तो आपको पता ही है। चलो मैं यहाँ पे वेल्डिंग का थोड़ा टाइप आप लोग जान लो। से बट वेल्डिंग का एग्जांपल कहाँ, जैसे रेलवे में जो होता है ना, रेलवे ट्रैक को जोड़ा जा रहा है, हेड टू हेड जोड़ा जा रहा है। सो उसको जैसे दो तरह का तो वेल्डिंग नॉर्मली जानते हो आप लोग, एक होता है हेड टू हेड जिसको जोड़ रहे, ये रहा मेरा पहला, और दूसरा को हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, तो ये कहलाता है मेरा बट वेल्ड। क्या कहलाता है मेरा, बट वेल्डिंग कहलाता है, बट वेल्डिंग। और एक होता है आपका लैप, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैप वाला, ये किस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ा के हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। सो दिस इज कॉल योर लैप वेल्डिंग। सो ये हो जाता है मेरा लैप वेल्डिंग। ये क्या हो जाता है, लैप वेल्डिंग कहलाता है, वेल्डिंग कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग जो वेल्ड करेंगे इसको हम लोग बट वेल्डिंग कहेंगे। दो तरह का होता है ना। तो बट वेल्डिंग का कुछ खासियत होता है कि बट वेल्डिंग जो होता है, याद रखना, मैं चीजें कुछ बता देता हूँ। बट वेल्ड आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल जॉइंट। अगर लैप जॉइंट से अगर कंपेयर करा जाए तो बट वेल्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता है ना। अच्छा, इसको यूज कहाँ करा जाता है, वेयर द स्मूथ वेल्ड फेस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप लोग को अगर मुझे बिल्कुल भी स्मूथ फेस चाहिए, वेल्ड फेस बिल्कुल स्मूथ चाहिए, वहां पे हम लोग बट वेल्डिंग करेंगे। और अच्छा, बट वेल्डिंग सर थिक और थिन क्या दोनों के लिए करते हैं, या ओनली थिक के लिए या फिर ओनली थिन के लिए, किसके लिए बेस्ट होता है। तो ये सूटेबल होता है थिक के लिए भी और थिन के लिए भी, ठीक है। यानी कि आप दोनों के लिए, समझ गए, अगर आपको थिक करना या थिन करना, दोनों के लिए आपका बेस्ट होता है बट वेल्डिंग। तो बट वेल्डिंग से मोटा या पतला दोनों का वेल्डिंग आप लोग कर सकते हो, है ना। और याद रखना कि बट वेल्डिंग जो होता है ये मेरा वहां नहीं कर सकते जिसका पीस का थिकनेस मेरा क्या है, कम है, लगभग 3 mm के आसपास है, ठीक है, ठीक है, 3 mm, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए ये सब क्वेश्चन है। अच्छा, और एक क्वेश्चन कि बट वेल्ड में मान लो कई तरह का लोड लगता है ना, वेरिंग लोड लगता है,
आपका यूडीएल लोड लगता है, यूवीएल लोड लगता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना, ग्रेजुएशन लोड, डायरेक्ट लोड। सो ये सब लोड की तरह का आप फेस कर सकता है, ऑल टाइप ऑफ लोड को ये फेस कर सकता है, ऑल लोड को ये मेरा फेस कर सकता है। ठीक है, समझ गए? बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि 3 mm से अगर कम रहेगा, 3 mm या 3 mm से कम रहेगा, सो फिर उसके लिए ये बेस्ट नहीं माना जाता, रिक्वायर्ड नहीं करते हैं। 3 mm से अगर कम रहेगा थिकनेस तो उसके लिए नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन उसके ऊपर रहा तो आराम से आप लोग वेल्डिंग कर सकते हो। क्लियर? सो ये रहा इसके बारे में। और यहाँ पे कुछ और टाइप्स कहा गया, वेल्ड जोन इट्स टाइप से बट वेल्ड आपको बता दिया, हेड टू हेड जोड़ दिया, एक लैप मैंने कहा दिया, ओवरलैपिंग कर दिया, एक टी जॉइंट एक के ऊपर एक ऐसे खड़ा कर दिया तो टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट एक के ऊपर कोना जोड़ दिया 60-90 एंगल पे तो उसको कॉर्नर जॉइंट, एक होता है एज जॉइंट, दोनों को ऐसे रख के और रख के ऊपर या नीचे जोड़ दिया तो वो कहलाता है मेरा क्या, एड जॉइंट। और कई सारे यहाँ पे टर्मोलॉजी हो जाता है जिसके बारे में को पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो हो गया मेरे, जैसे देखो पेरेंट मेटल जो मेटल को जॉइंट करे दैट इज कॉल्ड पेरेंट मेटल। वेल्ड जॉइंट कितना से कितना तक है उसका आपका जो वेल्ड जॉइंट हो गया, है ना। तो आपको पता मैंने कहा इस वाले पोर्शन को, ये जो कॉर्नर होता है उसको टो कहा जाता है, वेल्ड फेस ऊपर वाला पास को कहता है। एचएजेड, एचएजेड किसको कहेंगे, जैसे मैंने कहा मान लो ये एक पीस है और यहाँ मान लो ऐसे वेल्डिंग हो रहा है, इस तरह से है और यहाँ पे वेल्डिंग इतना हुआ है, लेकिन ये कुछ पीस को क्या करता है और गर्म कर देता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन इसको कहा जाता है एचएजेड, यानी हीट इफेक्टेड जोन, है ना। हीट की वजह से भी इफेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से इसका प्रॉपर्टी डाउन हो जाता है, ये ध्यान रखना। फ्यूजन, जहाँ फ्यूज होता है उसको फ्यूजन जोन कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग रूट कहते हैं, रूट कहा जाता है, इस वाले पार्ट को हम लोग टो कह देते हैं, है ना, टो कहा जाता है, रूट कहा जाता है। बस वेल्ड मेटल हो गया, दैट्स इट। बाकी यही सब चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये हो जाता है मेरा बट वेल्ड, यहाँ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये आपका लैप वेल्ड हो गया, लैप जॉइंट हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड फ्लैट वेल्ड, जो टी तरह का हो जाए ना, टी जॉइंट, टी जॉइंट एक तरह का आप बोल सकते हो कि दिस इज अ टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड जॉइंट, इसको हम लोग फिलेट वेल्ड जॉइंट भी कहते हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि बट जॉइंट इज फेल्ड ड्यू टू, चलो कोई बच्चा यहाँ पे मेरे को आंसर बताओ, तो आंसर यहाँ पे कोई आप ही लोग बता दो, है ना, किसके वजह से फेल्ड होता आप बताओ। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये ऊपर में देख रहे हो ये सबका सब क्या है मेरा दिख रहा है, जो आपका एनिमेशन है दोनों, ये आपका कहा गया है एनीवन जो आंसर दिया, टाइप्स ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी एक चीज पे नहीं, कई सारे नंबर्स ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि उसमें डिफेक्ट अगर आया है उसके वजह से आपका बट वर्ल्ड फेल कर सकता है, अगर रेसिडुअल स्ट्रेस है तब आपका फेल कर सकता है, माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा है उस पर आपका डिपेंड करता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और कई तरह का और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे लोड का लेवल क्या लग रहा है, वेल्ड का ज्योमेट्री क्या है ना, पेरेंट मेटल का स्ट्रेंथ मेरा कितना है। समझ आया मेरी बात की नहीं? तो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड मेरा करता है। इज इट क्लियर, है ना, इज इट क्लियर कि नहीं, समझ गए ना। चलो सो यहाँ पे जो भी आपका रहेगा ना दिमाग में क्वेश्चन आपके आएगा, वो सब कुछ आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा यहीं अगर कहा जाए लैप वेल्डिंग क्यों फेल करता है, जैसे हो गया बट वेल्डिंग का फेल क्यों करता है, लैप जो ओवरलैपिंग करते हैं उसमें फेल कब हो सकता है, उसमें भी कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे आपका हो गया टीयर होना, वियर होना, कोरोजन होना, है ना, या फिर आपका मान लेते हैं जब आप वेल्डिंग कर रहे हो उस समय पे कुछ डिफेक्ट आ गया उसके वजह से, है ना, समझ गए, वेल्ड का डिजाइन आप कैसे किए हो, और प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या आपने लिया है, इन सभी चीज पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है ना, ज्योमेट्री क्या है, टूल ज्योमेट्री कैसा है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना। मटेरियल डक्टाइल है तो शेयर पे भी करता है सर। चलिए थैंक यू, ओके डियर। सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू डोंट वरी, आप यहाँ पे आंसर करो, आपको आंसर का जवाब मिलेगा ही मिलेगा ना। यहाँ पे स्टूडेंट भी है, आप लोग आंसर कर देंगे, जब नहीं होगा तो मैं तो बैठा हूँ देने के लिए। चलिए अब यहाँ पे कहा गया ना कि सिंगल वी जॉइंट, वी बट वेल्ड, देखो कई तरह का आपका वेल्ड होता है ना, डबल वी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल जे, डबल जे, है ना, कई सारा का चीज आता है। एंगल बिटवीन दी एज, एज के बीच का एंगल कितना लेके चलते वो है, ये देख सकते हो। सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2 बारी क्वेश्चन पूछा गया 2012 और 2 में। पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ वेल्ड के बारे में, पहले ये ध्यान रहो। वेरियस टाइप ऑफ बट जो आपका जॉइंट होता है वो कितना तरह का होता है। एक होता है जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि सिंगल स्क्वायर ग्रुप, तो देख सकते हो आपका स्क्वायर है ना, तो इसको कहा जाता है सिंगल स्क्वायर, है ना,
सिंगल स्क्वायर आपको यहाँ, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो स्क्वायर जैसा बन रहा है। आप बोलेंगे सर व्हाट डू मीन बाय स्क्वायर, सिंगल स्क्वायर, ये एक पीस है और ये एक पीस है, तो इसके बीच में अगर मैं ब्लैक कलर से आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा मेरा बनेगा, तो सिंगल स्क्वायर आपका हो गया। सो दिस इज द सिंगल स्क्वायर ग्रुप जॉइंट, राइट। फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूं सिंगल वेवल जॉइंट, सो देखो ये वेवल आपका है। वेवल क्या होता है, एक पोर्शन एज में अगर ऐसा कट किया जाए, एंगल में कट करते हैं उसको वेवल कहा जाता है या चैम्फर्ड कहा जाता है। तो ये आपका सिंगल वेवल हो गया, सिंगल वेवल हो गया, राइट। यहाँ पे डबल वेवल, क्योंकि देखो अब ये दोनों पीस में इधर भी और इधर भी कहा जाए तो डबल वेवल हो गया, ये डबल वेवल ग्रुप हो गया। फिर आपका आ जाता है सिंगल वी ग्रुप, वी ग्रुप क्योंकि दोनों मिला के देखो वी जैसा बना रहा, तो आपका सिंगल वी हो गया। अगर डबल वी मतलब ऊपर में भी एगो वी और नीचे में भी डबल वी, तो डबल वी आपका हो गया। सिंगल जे, ये आप देखोगे एक तरह का जे जैसा बना रहा है, जे जैसा, तो सिंगल जे। ये देख सकते हो ऊपर ये जे और यहाँ भी जे, तो डबल जे। ये आप देख सकते हो सिंगल यू, यहाँ देखोगे ऊपर भी एक नीचे यू, तो डबल यू हो गया। ये आ जाता है आपका फ्लेयर जॉइंट आ जाता है, इस तरह का फ्लेयर वेवल कहलाता है। फ्लेयर वेवल, ऊपर में वेवल है ना, तो फ्लेयर वेवल कहलाएगा ये आ जाता है। तो फ्लेयर वी आ जाता है कि दोनों फ्लेयर मिलके यहाँ पे वी जैसा बना दिया गया। जैसे यहाँ पे वेवल से वेवल 2 बन गया था, तो यहाँ पर लोग बोले थे ना वी बोल दिए थे, यहाँ वेवल से वी बोल दिए। और ये आपका क्या है, फ्लेंज बट जॉइंट है, बट है लेकिन आपका फ्लेंज करा गया, फ्लेंज बट जॉइंट हो जाएगा, है ना, GED आएगा, है ना, फ्लेंज बट जॉइंट हो गया। सो सिंगल वी तो आप समझ गए, आपका सिंगल वी है। सो कहा गया इसमें हम लोग एंगल कितना प्रोवाइड करा जाता है। सो क्या यहाँ पे कोई आंसर दिए हैं यहाँ पे, एनीवन? देखो इसका आंसर अगर मैं कहा जैसे सिंगल वी का बात करी, देख रहे हो सिंगल वी ग्रुप है, सो आपका सिंगल वी ग्रुप है और बट जॉइंट है, बट जॉइंट है। तो सिंगल वी में हम लोग ऐसे देते जो है ना एंगल, वो 60 के आसपास रखते हैं। वैसे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया सीनियर सेक्शन इंजीनियर में, और ये बोली है आंसर बी 70 से लेकर 90 के बीच में। सो अब ये इसलिए दिया गया मे बी, क्योंकि देखो मिनिमम हम लोग 60 लेते ही लेते हैं। सो हो सकता है इससे ज़्यादा लेंगे, इससे कम नहीं लेते, इस बेसिस पे शायद यहाँ पे आंसर बी होगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 40 से 60 कहा गया, राइट। तो ऐसा नहीं 40 से 60 के बीच में नहीं लेते हम लोग, ऐसा भी नहीं कम भी नहीं लेते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा ले सकते हैं, मिनिमम इतना लेना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे आंसर जो है वो सही क्या हो जाएगा मेरा, 70 से 90 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। सो इस चीज़ को मैं थोड़ा वेरीफाई कर देता हूँ, मैं जब देखा था तब भी मुझे लगा था। ओके, द एंगल ऑफ ए सिंगल वी वेल्ड, अच्छा देखो 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 देखो, इसीलिए मुझे लगा ना यहाँ पे कंफ्यूजन मुझे लगा। देखो इसमें पता है क्या कहा रहा कि ये आप एंगल जो है ना वो 30 भी दे सकते हो, 40 भी दे सकते हो, 45 भी देख सकते हो, 60 भी दे सकते हो और 90 भी देख सकते हो। ये सब अगर ऐसा कहा जाए तब तो ए और बी दोनों आंसर होना चाहिए तब, है ना। जॉइंट कैन बी 30 डिग्री 45 एंगल ऑफ द सिंगल वी वेल्ड में, ये आपको एंगल देखने मिलता है। यूज फॉर, जैसे सीम वेल्डिंग में कहा गया है कि आपका 50 से लेकर 50 तक यूज करते हैं एंगल, और अगर वी ग्रुप सिंगल है तो 50, देखो मैक्सिमम तो आपका 40 से 60 ही का रहा है टिपिकली। तो आंसर डियर स्टूडेंट यहाँ पे गलत मुझे लगा यहाँ पे आंसर होना चाहिए ए नंबर ही। सो देखो ये आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर का क्वेश्चन है, जब पूछा है कि बोर्ड तो बी मानिए, बोर्ड मी मानिए, ठीक है, बोर्ड मी मानिए, इसका बोर्ड मी मानिए, क्योंकि वो पता है। और एक चीज याद रखना, और एक चीज, लेकिन यहाँ पे एक फंडा है, फंडा पता है क्या है, जैसे अगर मान लो वेल्डिंग आप कर रहे हो भी बट जो वेल्ड कर रहे हो और आपका थिकनेस 10 mm से ज़्यादा हो गया, जैसे आपका हो गया मान लो 10 mm से लेकर 16 mm के बीच में आ गया ज़्यादा थिकनेस का, इतना थिकनेस के प्लेट को अगर आप वेल्ड करो तो फिर आपका एंगल बढ़ जाता है, इसीलिए आपका एंगल क्या आ जाता है, तब आपका 70 से लेकर 90 के बीच में देते हैं। सो अगर इस तरह का क्वेश्चन लिखा रहता तब तो पक्का आपका बी आंसर हो जाता। लेकिन अगर कम थिकनेस का है, 10 से कम थिकनेस का, 7 है, 6 है, इस तरह से है, तो फिर ये आपका 30 40 से लेकर 50 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। सो यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया, थिकनेस मेंशन नहीं किया, दैट्स यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है। सो अगर ये 10 से 16 के बीच में बोल रहा है, अगर ये मान के चलिए तो फिर बी आंसर है, और अगर उससे कम थिकनेस है तो फिर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ बोली नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे क्या लगाया जाए। सो मैं तो बोलूँगा ये भी दोनों आंसर हो सकता है, बाकी थिकनेस अगर रहता सो बेहतर तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सबका एंगल यहाँ पे दिया गया है ना, जैसे सिंगल वेवल में 45 तक देते हैं, डबल वेवल में 45 देते हैं, सिंगल वेवल रहे या सिंगल वेवल विथ आपका बेकिंग रहे 45 ही देते हैं।
45 डबल वेवल में भी देते हैं, दोनों साइड 45 45। अधिकतर देखो 45 45 45 45, डबल वी में और सिंगल वी में 60 60 देते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना, एक बार देख लोगे तो आपको दिमाग में आ गया कि क्या क्या एंगल देते हैं। चलिए, वी में केवल 60 देते हैं, बाकी में 45 देते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग टी जॉइंट। जो मेरा टी जॉइंट होता है, इस तरह का टी जॉइंट होता है, दिस इज दी टी जॉइंट। सो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ना तीनों और बताना कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आंसर मेरे को बताइए डियर, क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। व्हाट विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब प्लीज सेशन को लाइक करें, जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हो, 10 बच्चे लाइव हैं। सो प्लीज सेशन को आप लोग लाइक करिए, प्लीज लाइक दिस सेशन। और जितने बच्चे अभी तक बैच में नहीं ज्वाइन हो तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, प्लीज डिले मत करना। कई सारा इसी तरह का एग्जाम वेट करते करते बच्चे रह जाते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, शुभ दिन आते आते लेट हो जाता है। जब तक कि नहीं होता कि वो चीज़ जब तक आप ले ना लो ना, रिस्क ना उठा लो, तब तक आप वो चीज़ करते नहीं हो ना। जब वो चीज़ हो जाता है ना, फिर वो चीज़ आपको करना पड़ जाता है, समझ गए। तो एक बार बेच में आ जाते तो फिर लगता चलो यार बेच में आ गए तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। करीबी क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ के लिए अगर आप कुछ पे करते हो ना तो उसी में और मेहनत लगा के पढ़ते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा इसमें एक मेहनत का पैसा गया है ना, किसी के पास वो फ्री का नहीं है। सो मेहनत, हम लोग भी पूरा मेहनत लगे हुए, 1 साल से लगे हुए, आप लोग देख रहे हो दिन भर आप लोग के लिए लगा रहता है। कोर्स डिजाइन करो, क्वेश्चन बनाओ, पीपीटी बनाओ, एनिमेशन कराओ, फिर जाओ, राइट। सो वो चीज़ जब एक लगता है ना, सो आप भी मेहनत करोगे, सो ये बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर आप सीरियस हो तो यू कैन ज्वाइन दी बैच, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इट इज यूज वेयर लॉन्गिट्यूडनल शेयर इज प्रेजेंट। सो दैट्स अ बिल्कुल करेक्ट आंसर, दैट्स अ 100% करेक्ट आंसर। टी जॉइंट का अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज दी टी जॉइंट। तीनों तरह का एनिमेशन आप देख सकते हो, इस तरह का टी जॉइंट आप लोग देख रहे हो मिल रहा है ना, दिस इज दी टी जॉइंट सिंपली। और इस तरह का हम लोग वेल्डिंग टॉर्च को ऐसे ऐसे करना मूव करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करा जाता है। तो टी जॉइंट में आप 90 डिग्री पहली बात तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं टी जॉइंट बनाने के लिए। और यहाँ पे याद रखना लॉन्गिट्यूडनल शेयर मेरा प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहां यूज करते हैं, वेयर दी लॉन्गिट्यूडनल शेयर इज प्रेजेंट। शेयर ऑब्वियसली बात है, शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स जो मेरा पैरेलल फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड योर शेयर। तो यहां पे आप लोग को जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल शेयर प्रेजेंट होता है, वहां पे हम लोग टी जॉइंट को यूज करा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग, चूंकि सीनियर सेशन इंजीनियर का क्वेश्चन है तो वेरी, क्योंकि देखो टी जॉइंट से रिलेटेड वो भी इजी क्वेश्चन है, से दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, लेकिन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन ये पूछा था। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, इसका बताइएगा आंसर। बाकी परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहता है, वहां वेल्ड करते आपको पता है दोनों के बीच का एंगल 90 होता है ना। ये तो बेसिक चीज है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा बड़ा प्यार से, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर देने का ट्राई करिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, दैट व्हाट शुड बी दी साइज ऑफ वेल्ड इन केस ऑफ बट वेल्डेड जॉइंट। बट वेल्डेड अगर आपको जॉइन करना है, सो साइज वेल्ड का क्या होना चाहिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। ट्वाइस दी थ्रोट ऑफ द वेल्ड, जो थ्रोट होता है मेरा, थ्रोट समझ रहे हो ना, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, दिस इज दी थ्रोट, ये आपका थ्रोट है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये अगर मान लो वेल्ड कर रहे हैं इस तरह से, ऐसा वेल्डिंग कर रहे हैं, सो यहाँ पे मान लो वेल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा वेल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो हो जाए, दिस इज योर थ्रोट। तो ट्वाइस दी थ्रोट ऑफ द वेल्ड, थ्रोट का दुगना, ट्वाइस दुगना लेते हैं, या हाफ लेते हैं, या इक्वल टू दी थ्रोट ऑफ द वेल्ड लेते हैं, वेल्ड कितना रहता है, या नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बताइए, साइज ऑफ द वेल्ड का यहाँ पे बात करा गया है, साइज ऑफ द वेल्ड हम लोग कितना लेके चलते हैं। इक्वल होता है, वेरी गुड डियर, है ना। उमर, आप बहुत लेट ज्वाइन किए हो आई थिंक, नहीं आप स्टार्टिंग में ही ज्वाइन किए थे, वेरी सॉरी, कुछ देर से आप आंसर शायद नहीं दे रहे थे, सो मैं इसीलिए बोल रहा था। चलो, तो वेरी गुड डियर, आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुमित आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक सेकंड, डी बोल रहे आप, अच्छा सॉरी, मैं डी जा रहा हूँ, सॉरी, सही है। सुमित आपका भी करेक्ट है एंड उमर आपका भी करेक्ट है, बिल्कुल इक्वल टू दी थ्रोट ऑफ दी वेल्ड। मैं सोचा था डी नंबर में ऑप्शन है तो मैं ध्यान नहीं दिया था, सो इक्वल ही रहता है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना। शुभम, बिल्कुल आपका भी करेक्ट है डियर। तो ये देख रहे हो, बाकी चीजों में आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, कि क्या हो जाता है आपका टो, देख सकते हो ये वाला आपको पोर्सन को आपको टो कहा जाता है ना, इस वाले को हम लोग रूट कहा जाता है, ठीक है। इस वाले को हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग थ्रोट कहते हैं, थ्रोट के बराबर ही रहता है। ये मेरा लेग हो जाता है, और ये डेप्थ ऑफ द फ्यूजन मैंने कहा था ना, ये वाला डेप्थ ऑफ द फ्यूजन इधर भी हो जाएगा, इधर भी जितना डेप्थ ऑफ द फ्यूजन हो जाएगा। बाकी आपको पता है रूट पेनिट्रेशन, रूट कितना पेनिट्रेट कर रहा है
उसके बारे में कहा गया। तो दिस इज दी रूट पेनिट्रेशन, समझ रहे, ये मान लो रूट आपका यहाँ पे, दिस इज दी एक्चुअल रूट, ये एक्चुअल रूट है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ तक चल गई, ये आते आते बेचारा यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक। समझ के, कहने का मतलब यह है कि आपका रूट ये वाला है, ये वाला आपका रूट है ना, ये रूट है। अगर मेरा इतना बड़ा मेटल का पीस रहेगा सो ये दिस इज दी रूट, लेकिन एक्चुअल में जो वेल्ड हुआ है ना, वो रूट पहुंच कहाँ गया है, कुछ आपका इस तरह से पहुंच गया है, कुछ ऐसा और आपका कुछ ऐसा। सो रूट आपका एक्चुअल यहाँ तक पहुंच गया है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो थिकनेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रूट पेनिट्रेशन, रूट पेनिट्रेशन। ठीक है, चलिए, तो रूट पेनिट्रेशन भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, क्लियर यहाँ से हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए, द बेकिंग रिंग, एक होता है बेकिंग रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी फिगर लाइन, डोंट वरी, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो पता है, सो आप लोग आंसर कर सकते हो। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कहा गया बेकिंग रिंग इज यूज इनसाइड द पाइप जॉइंट। पाइप जॉइंट में हम लोग बेकिंग रिंग का यूज करते हैं टू मेकिंग बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, स्लीव वेल्ड या सॉकेट। देखो अगर मैं फिगर दिखाऊंगा सो आप विद इन अ सेकंड आंसर कर दोगे, लेकिन पहले आप ट्राई करो कि क्या इसका आंसर हो सकता है, देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर। क्या हो रहा, सी, स्लीप, नहीं नहीं डियर, नो नो शुभम, आंसर सी तो नहीं होगा। ओके, सो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट ए। अब देखो यहाँ पे फिगर, समझ रहे हो, यही आपका कहा था बेकिंग रिंग, दिस इज योर बेकिंग रिंग, बेकिंग रिंग। अब खुद ही समझो, बेकिंग रिंग यहाँ पे लगा दिए और लगाने के बाद यहाँ पे वेल्ड कर दिए। अब समझ आ रहा है, अब यहाँ पे समझ आ रहा है कि किस तरह का आपका बेकिंग रिंग होता है ना। सो बेकिंग रिंग क्या है, एक तरह का बट वेल्ड होता है, समझ गए, इट्स अ टाइप ऑफ बट वेल्ड, है ना, बट वेल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए देखो यहाँ से ना मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, सो जो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि क्योंकि पाइप से रिलेटेड था ना, तो पाइप में जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो कई तरह का पाइप में वेल्डिंग करते हैं। सो वही मैं देख रहा था जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपका बना है वेरियस एग्जाम्स में, वो मैं बता रहा था। जैसे आपका पूछा गया है एक आपका बट वेल्ड, तो बट वेल्ड जो होता है, अब बट वेल्ड तो सबको पता है, हेड टू हेड जब जोड़ा जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाइप के केस में अगर वेट वेल्ड कहाँ यूज़ करते हैं, है ना, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, मान लो जहाँ पे हम लोग को ना आर्क यूज़ करना है और सिंपल प्रिपरेशन चाहिए, मतलब कि अगर मुझे सिंपल रिक्वायर्ड, यहां पे बोल सकता हूं रिक्वायर्ड सिंपल आर्क प्रिपरेशन, अगर मुझे सिंपल आर्क का प्रिपरेशन करके जोड़ना है तो हम लोग बट वेल्ड फटाफट यूज करेंगे, पहला। दूसरा, एक हम लोग पाइप में करते हैं स्लीव वेल्ड, स्लीव वेल्ड करते हैं, ठीक है, स्लीव वेल्ड। तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज कॉमनली यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव पाइपलाइन। अगर मान लो रिपेयरिंग करना है डिफेक्टिव पाइपलाइन का, तब इसका यूज करते हैं। सो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्टिव पाइपलाइन, है ना। सो जब आपका वेल्डिंग पाइपलाइन का आया है तो उससे रिस्पेक्टिव में सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एक हो गया स्लीव वेल्ड करते हैं पाइप में, नहीं, एक हम लोग सॉकेट वेल्ड करते हैं पाइप में ही, सॉकेट वेल्ड। अब सॉकेट वेल्ड कहाँ पे करते हैं, इन पाइप अटैचमेंट डिटेल, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, मान लो पाइप किसी के अंदर इंसर्ट करना है, रेसेस खाली जगह पाइप को अंदर डाल दिए और डालने के बाद दो लोग को ज्वाइनिंग करना है, समझ गए। मान लेते हैं कि कैसा कुछ मेरा ऐसा एक मेरा पाइप है और कोई पतला सा पाइप हम लोग लिए और इसके अंदर इस तरह से हम लोग फिल कर दिए, अंदर चल गया ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसको वेल्डिंग करके इसको ज्वाइंट कर देना है, देन यहाँ पे हम लोग सॉकेट वेल्ड करेंगे, ठीक है, सॉकेट वेल्ड इसको कहेंगे। तो याद रखना ये कहाँ पे यूज करेंगे, पाइप अटैचमेंट, जिसमें क्या होता है, इन विच पाइप इज इंसर्टेड
पाइप इंसर्ट इनटू अ रेसिस एरिया, ठीक है। जैसे कि आपका कोई वाल्व हो गया, कोई आपका फ्लैंज हो गया, है ना, इन सभी में वेल्डिंग में यूज किया जाता है सॉकेट वेल्ड का। और एक लास्ट आ जाता है फिलेट वेल्ड, भी हम लोग करते हैं फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड तो आपको पता है, मैंने कहा था टी जॉइंट की तरह ही हो जाता है मेरा। तो ये क्या हो जाता है, ये आपको याद रखना कि आपको परपेंडिकुलर अगर मुझे, है ना, एट एन एंगल पे करना, परपेंडिकुलर करना और कोई एंगल में अगर करना मुझे वेल्ड, तब ये मेरा कहलाता है क्या, फिलेट वेल्ड। तो ये भी आप करा जाता है समटाइम। पाइप को मुझे टी सेक्शन में ज्वाइन करना है, पाइप को ऐसे फ्लो करवाना है, तब भी हम लोग फिलेट वेल्ड का यूज करते हैं। तो ये सारे चीज ना हम लोग ड्यूरिंग दी पाइप ज्वाइनिंग में, है ना, पाइप जॉइंट में ड्यूरिंग वेल्डिंग अगर करते हैं पाइप जॉइनिंग का तो यूज करते हैं बट वेल्ड, जहां पे मुझे सिंपल आर्क का प्रिपरेशन करके अगर वेल्ड करना तो यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग सिंपल आर्क का यूज करके हम लोग वेट वेल्ड करते हैं। सी वेल्ड करते हैं जहां रिपेयरिंग करना मुझे डिफेक्टिव का। सॉकेट जहां पे रेसेस में अगर फाल्व या फ्लंज में अंदर डालकर वेल्डिंग करना है। और फिलेट जहां पे कोई एंगल या परपेंडिकुलर में अगर पाइप को जोड़ना है तो यूज करेंगे फिलेट वेल्ड। जैसे होता है ना, एक पाइप आया ऊपर चल गया, है ना, सो वहां पे हम लोग फिलेट वेल्ड का यूज करा जाता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। चलिए, अच्छा, टाइप ऑफ पाइप जॉइंट ये भी जान लो। ये जान गए तो टाइप ऑफ पाइप जॉइंट भी देख लो। तीन तरह का पाइप जॉइंट हम लोग इन जनरली देखा जाता है ज्यादातर, है ना, यही तीन क्वेश्चन ज्यादातर पूछा। हाँ, ये तीन क्वेश्चन पूछा है टाइप ऑफ पाइप जॉइंट के बारे में। से पाइप में कितना का जॉइंट देखने को मिलता है, वो तो वेल्डिंग का हो गया, है ना। पाइप में कैसा कैसा वेल्डिंग करता है वो हो गया। अब पाइप में जो जॉइंट हम लोग करते हैं वो जान लो। एक होता है मेरा सॉकेट या कपलर जॉइंट, सॉकेट या फिर कपलर जॉइंट, एक इस तरह का जॉइंट करते हैं। सेकंड जॉइंट मेरा हो जाता है वेरी सिंपल या वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, निप्पल जॉइंट हो गया। एंड अगर मैं थर्ड बात करता हूं ये आपका यूनियन जॉइंट, ठीक है। तीन तरह का जॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, जॉइंट देखने को मिल जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ बता देता हूं, है ना। देखो, पाइप से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ये यूज फॉर द पाइप कैरिंग वाटर एट लो प्रेशर। अगर मेरा वाटर जो है ना, वाटर कैरी कर रहा है ना, कैरिंग कितने, एट लो प्रेशर में, एट लो प्रेशर में, ठीक है। सो यहां पे वैसा पाइप में हम लोग कपलर जॉइंट या फिर सॉकेट जॉइंट करेंगे जो मेरा पानी या किसी और तरह का हम लोग फ्लूइड को लेके जा रहा है ना, लिक्विड को लेके जा रहा है लो प्रेशर में, तब यहां पे हम लोग सॉकेट जॉइंट या कपलर जॉइंट का यूज करते हैं। निप्पल जॉइंट का अगर मैं बात करता हूं, सो ये मेरा एरिया को रिड्यूस कर देता है ना, रिड्यूस द एरिया ऑफ द फ्लो। यस, एरिया ऑफ फ्लो को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। और लास्ट अगर यूनियन जॉइंट का बात करेंगे, अगर मुझे इंगेज या डिसएंगेज करना है तो हम लोग कपलर नट के थ्रू यूनियन जॉइंट से इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं, है ना। दिस टाइप ऑफ जॉइंट प्रोवाइड फैसिलिटी डिसएंगेज द पाइप बाय सिंपलिंग अनस्क्रू द कपलर जॉइंट। तो कपलर जॉइंट को यहाँ पे एक कपलर जॉइंट होता है, कपलर नट होता है, कपलर नट को डिसएंगेज करके हम लोग यहाँ पे इंगेज और डिसएंगेज करके पाइप को जोड़ सकते हैं या फिर उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, राइट। सो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। तीन तरह का जॉइंट देखने को मिलता है, तीनों जॉइंट से कपलर नट का यूज किया जाता है इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। क्लियर, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ से पाइप से रिलेटेड सारी चीजें मैं आप लोग को बता दिया। देखो, मैं वो हर एक चीज ट्राई कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, सिंपल सा बात है, जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एनिमेशन, फिगर, सब कुछ बता रहा हूँ, मतलब A to Z। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, इस वजह से बच्चे, देखो यहाँ पे 20 बच्चे लाइक थे ना, 20 बच्चे से लाइक से देखो 10 बच्चे में लाइक आ चुके हैं। रीजन क्या है, वही चीज है ना, सबर किसी में नहीं है। एग्जाम सबको नहीं निकालना, जल्दी जल्दी हर एक चीज चाहिए उन लोग को, सब कुछ चाहिए 5 मिनट में फटाफट। सर एक क्वेश्चन हुआ, जल्दी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं होता है। डिटेल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई जॉब को क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू नो दी ऑल डिटेल और ऑल, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन या चीजें आपको पता होना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। समझ आ रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप जॉइंट वुड बी सुटेबल फॉर पाइप कैरिंग स्टीम। स्टीम अगर मुझे करना है, सो कौन सा जॉइंट यहाँ पे यूज किया जाता है। चलो, अभी हम लोग स्टीम के बारे में बात नहीं किए, मैंने आपको बताया था वाटर के लिए। सो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपको बताना है। सॉरी, स्टीम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपको बताना है।
नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे आंसर तो है, सुमित का करेक्ट है, उमर आपका भी बिल्कुल करेक्ट है डियर, है ना। आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन जॉइंट का यूज करा जाता है, ये तो देख के ही पता चल जाएगा कि एक्सपेंशन इज दी करेक्ट आंसर, है ना। एक्सपेंशन जॉइंट आर सुटेबल फॉर दी पाइप कैरिंग स्टीम। तो यहाँ पे जैसे मैंने वाटर के बारे में बात करा था कि वाटर के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, वाटर के लिए कपलर जॉइंट का यूज करते हैं, उसी तरह से आप इसको चाहे जोड़ सकते हो कि एक्सपेंशन जो जॉइंट होता है ना, एक्सपेंशन जॉइंट का जो यूज करते हैं वो कहा करते हैं, अगर मुझे कोई पाइप है जो कि मेरा स्टीम को कैरी कर रहा है, जो मेरा स्टीम को कैरी मेरा कर रहा है। क्लियर, चलिए सो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्सपेंशन जॉइंट कैसा दिखता है सर वो बता दो। तो एक्सपेंशन जॉइंट कुछ ऐसा देखे हो कहीं, ऐसे देखो जैसे फैक्ट्री वगैरह देखो जहाँ पे स्टीम वगैरह जाता है, आप देखना इस तरह से कई तरह का इस तरह से हैचिंग हैचिंग इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, लगेगा कई सारा पाइप से बंधा हुआ है। या फिर ऐसा भी आप देखे होंगे इस तरह का जॉइंट, ऐसा जॉइंट है ना, इस तरह का देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे जॉइंट है, दिस इज नथिंग बट द एक्सपेंशन जॉइंट। एक तरह से एक्सपेंशन कंट्रैक्शन कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सपेंशन जो यूज करा जाता है कहाँ पे बताइए, जहाँ मुझे स्टीम वगैरह को कैरी करना रहता है थ्रू दी पाइप्स। क्लियर, सो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मेटल टू मेटल जॉइंट इज यूज फॉर अप्लीकेशन सब्जेक्ट टू। देखो अब मान लो मेटल टू मेटल जॉइंट करेंगे, सो वो हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट टू वेरी हाई प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, वेरी टेम्परेचर, जो भी है यहाँ बताना है। हाँ सीवेज पाइप में भी ये चीज देखने को मिलता है, वेरी गुड वेरी गुड, सीवेज पाइप में भी ये चीज देखने को मिलता है। और प्लीज सेशन को लाइक करते रहिएगा डियर, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट एक बार इस सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मेटल टू मेटल जॉइंट इज यूज फॉर एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू। देखो मेटल टू मेटल अगर जॉइंट हो रहा तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग आपका कहलाएगा, ठीक है। मेटल टू मेटल जॉइंट जो होता है इट्स ऑल्सो नोन एज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या होता है प्रोसेस में, मेटल टू बी वेल्डेड टू हीटेड टू ए टेम्परेचर बिलो और जस्ट उसके आसपास करते हैं, फेस को ज्वाइंट कर देते हैं, है ना। तो वहां पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, वेरी हाई प्रेशर अप्लाई करके करते हैं, ठीक है, वेरी हाई प्रेशर। तो वेरी हाई प्रेशर, टेम्परेचर नहीं आएगा डियर सर, वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर नहीं आएगा, ओनली प्रेशर का ही होगा ना सर। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होंगे नहीं तो मेल्ट कर जाएगा, इसीलिए आप टेम्परेचर मत देना, इसलिए टेम्परेचर इज नॉट इज द करेक्ट आंसर, टेम्परेचर हटा दो, ओनली वेरी हाई प्रेशर लगना, है ना। यस, फ्रिक्शन जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल टू मेटल जॉइंट, फ्रिक्शन। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक सिंबल भी आपसे पूछा जाता है, याद रखना, आपसे सिंबल भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ड्राइंग एक रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है इन अ फिगर गिवन बिलो फॉर वेल्डिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिलेट वेल्ड को, फ्लश काउंटर को, है ना, काउंटर, या वेल्ड ऑल अराउंड, या चिपिंग आपका फिनिश, किसको ये शो मेरा कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये कई तरह का आपको अलग अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा, ड्राइंग आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, एक बारी फिगर एक दो को मतलब कुछ है फिगर, कुछ 8-10 फिगर है जिसको मैं अभी सब बता दूंगा आपको। चलिए तो मैं एक बार फिगर को डिस्कशन ही कर लेता हूँ सारा। जैसे कि अगर मान लो आपको वेल्ड और अराउंड करेगा, एक के चारों ओर मुझे वेल्ड करना है, सो आपको ऐसा ड्रॉइंग आपको दिखाई देगा, ठीक है, ड्रॉइंग ऑल अराउंड। तो आपका ड्रॉइंग रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा और उसका सिंबल कुछ हो जाएगा कि चारों ओर करना, ठीक है, ठीक है। अगर बिल्कुल 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 जो आज आपका आंसर दिया गया था वो फिलेट वेल्ड का था, क्या फिलेट वेल्ड नहीं दिए हो, ये आपका फील्ड वेल्ड, सॉरी फिलेट बोल रहे हैं, फील्ड वेल्ड का है ना। देखो यहाँ पे आपका सब समझ आ जाएगा। सो ऑल अराउंड हो गया, ये सिंबल इस तरह से है। अगर आपका फील्ड वेल्ड का है तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर फ्लोस काउंटर का है तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सिंबल आपका ऐसा रहता है। अगर कन्वेक्स काउंटर का कर रहे हैं तो फिर आपका कॉन्वेक्स जैसे यहाँ बनेगा और इस तरह का आपका एम बन जाता है ना। कॉन्वेक्स काउंटर है, ये आपका कॉन्वेक्स का है। कनकेव का है तो कनकेव का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ग्राइंडिंग फिनिशिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ सिंबल हो जाता है, जी से दिखाते हैं। मशीनिंग फिनिशिंग कर रहे हैं तो इस तरह का एम आपका दिखा रहेगा, ऐसा कुछ आपका रहेगा। अगर आपका चिपिंग फिनिशिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसा रहेगा चिपिंग फिनिशिंग। तो सिंबल आपको बस देख लेना है और सिंबल थोड़ा ध्यान रख लेना है। इसके लिए तो सी यूज़ करते हैं, इसके लिए तो एम यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग के लिए जी यूज़ करते हैं, मशीनिंग के लिए एम, चिपिंग के लिए यहाँ से दिक्कत नहीं है। ऑल अराउंड वाले याद रह जाएगा। आपका फील्ड वेल्ड याद रखना, पूरी तरह से भर दिया जाता कलर से,
है ना। फ्लक्स के लिए एक डॉट रहता है, कन्वेक्स वाला कनकेव जैसा, कनकेव जैसा रहता है, कन्वेक्स वाला दोनों जैसा रहता है, तो याद हो जाएगा, एक दो बार देखोगे यू गेट दी आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर। चलिए, प्लग वेल्डिंग जॉइंट आर यूज्ड। देखो अब बात करते हैं प्लग वेल्डिंग के बारे में, एक न्यू तरह का वेल्डिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का ट्राई करिए। चलिए 100% ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो चलिए इसका आंसर करिएगा डियर स्टूडेंट। चलिए 100% बोल रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। इस तरह से चीज़ें आप लोग बताओगे तो और बेहतर लगेगा, मजा आएगा समझने में। देखो क्लास में आप बहुत ज़्यादा 100% फोकस होकर पढ़ना है, लेकिन एकदम भारी भरकम दिमाग में लोड लेके नहीं पढ़ो कभी भी, है ना। अरे यार एग्जाम निकालना है, नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आरआरबी जे सर इसलिए मेरा बार लास्ट चांस है सर, इस बार अगर नहीं हो पाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब ये सब मत सोचना है ना। जब आप काम कर रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अपना काम है, आपका काम है पढ़ना, है ना। तो जब काम करते हो तो ये सभी मत करना। मान लो आप कोई भी काम करते हो, ड्राइविंग का काम करते हो, मतलब समझ रहे, कोई फैक्ट्री में काम करते हो, बहुत ही हेवी मशीनिंग में काम कर रहे हो, और काम के समय में अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में समझोगे, सोचोगे कि मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम है, आप काम पे फोकस रखो, काम पे कंसंट्रेट करो। सेम है आपका वही तरह का ये भी चीज़ है। अगर आप जब पढ़ाई करते हो केवल पढ़ाई में फोकस करिए, बाकी सभी चीज़ों को हटा दो। प्रेशर में कहीं मत पढ़ना, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, आपका जानने के इच्छुक है ना। ये नहीं कि पढ़ना सर सिलेबस कंप्लीट करना है इसलिए पढ़ रहे जल्दी जल्दी, नहीं। आप ये समझ के पढ़ो कि क्या होता है प्लग वेल्डिंग, थोड़ा जानते हैं तब मजा आएगा। सर्कुलर होल होता है, वेरी गुड। प्लग वेल्डिंग में क्या कहा गया है, यहां बोल रहे कि सर स्लॉट वेल्डिंग जैसा, बट इसमें सर्कुलर होल होता है, वेरी गुड। चलिए तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं प्लग वेल्डिंग के बारे में, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए नंबर। ए बोल रहे हो, बी बोल रहे हो? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो, पहले प्लग वेल्डिंग आपको दिखा देते हैं। मैं आपको इनिशियल जब मैं आया था ना, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था, तभी ये फिगर दिखाया था, ये प्लग वेल्डिंग है, और मैंने आपको समझाया था, अभी जस्ट आपको बताया था, है ना। क्या मैंने बताया था डियर स्टूडेंट, बताइए कि सर ये मेरा स्लॉट जैसा आपको देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे आपको स्लॉट है और ये आपका प्लग वाला है। सो आप इसको अगर आप पढ़ोगे तो क्या देख के लग रहा है, अगर आप आंसर देखोगे यहाँ पे, सो प्लग वेल्डिंग जॉइंट, जॉइंट टू पीस, बिल्कुल सही बात है, दो पीस को जोड़ा जाता है इन द सेम मैनर एज रिविटिंग जॉइंट मेटल, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सो बोल रहे हैं जॉइन अ सर्कुलर मेटल विथ अ फ्लैट जॉब। सर्कुलर मेटल क्या मतलब है डियर, सर्कुलर, सर्कुलर मेटल बोला है, सर्कुलर पीस नहीं बोल रहा, सर्कुलर हॉल नहीं कहा गया, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन ध्यान में देख रहे हो, ये कहा गया जॉइन अ सर्कुलर मेटल, ये बोल रहा सर्कुलर मेटल को, दो सर्कुलर मेटल को जोड़ रहे हो, क्या आप दो सर्कुलर मेटल को जोड़ रहे हो, नहीं ना। यहाँ पे जो मेरा स्लॉट कटिंग रहता वो सर्कुलर रहता, समझ रहे मेरे अंतर, मेरा बात समझ रहे हो। मेटल जो मेरा प्लेट है, प्लेट तो मेरा सर्कुलर नहीं है, तो आप वो ये देखते हो ना, जॉइन टू पीस को जोड़ा जाता, कोई भी दो वर्क पीस को, कैसा भी रहे शेप का, ट्रायंगुलर रहे, रेक्टेंगुलर रहे, है ना, इनरेगुलर रहे, मेटल ऑफ द सेम पीस में ना, एज ए रिवेटेड जॉइंट, रिवेटेड में हॉल करते हैं, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, रिवेटिंग कैसे करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे हॉल क्रिएट करते हैं, ड्रिलिंग करके हॉल करते हैं, फिर रिवेट को अंदर डालते हैं, और रिवेट को डालने के बाद प्रेस कर दिया जाता है, तो आपका वेल्ड करके रेडी हो जाता है ना। सो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, समझ आया। यहाँ पे सुमित, उमर सब यहाँ पे बोल रहे थे बी भी आंसर, समझ गए होंगे कि ए यहाँ पे आंसर क्यों हो जाएगा। क्लियर, ओके डियर, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये इसका आंसर मेरे को बता दो, क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। जगल्ड वेल्ड जॉइंट आर यूज इन, यूज फॉर, कहां पे हम लोग जगल्ड वेल्ड का यूज किया जाता है। सर रिविट में दोनों मेटल पीस में होल, बट प्लग सिर्फ, हाँ इसीलिए कहा गया वैसा ही होता है ना, इसीलिए बोला कि वही नहीं है, रिविट जैसा ही नहीं है, लेकिन लगभग लगभग टेक्निक वैसा करते हैं, ठीक है। एक में होल करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल उमर, बिल्कुल आपका करेक्ट है,
सेम प्लेन में होता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा क्या, बी नंबर, है ना। सेवरल लोडिंग, पहली बार जहाँ पे बहुत ज्यादा लोडिंग होता है ना, उस जगह पे इसका यूज करा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, अपर सरफेस ऑफ द बोथ पीस मस्ट बी इन दी सेम प्लेन, यानी फिगर आप देख लो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। या फिर मैं और सिंपली आपको बताऊं ना, मान लेते एक पीस आपका ऐसा है, सो दूसरा पीस जो रहेगा कुछ मेरा इस ऐसा रहेगा। क्या हो गया भाई, दूसरा पीस मेरा कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। ऐसा रहेगा दो पीस, ठीक है। अब यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, कहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, कुछ मान लेते हैं, कौन सा कलर से कर देता हूँ मैं, इस जगह से कर देता हूँ। अब यहाँ पे वेल्डिंग कर देता हूँ, ये हो गया वेल्डिंग। तो यहाँ पे आपका वेल्ड है, दिस इज दी वेल्ड, वेल्ड हम लोग की, ठीक है। सो देखो सरफेस बिल्कुल मेरा एकदम सेम है ना, ठीक है। और ये पूरा लंबा दौड़ेगा, अगर इस तरह आप बना दोगे ना, सो कुछ ऐसा रहेगा पूरा, समझ गए, ये पूरा का पूरा वेल्ड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जाएगा। तो इस तरह का वेल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल योर करेक्ट आंसर, समझ गए। और ये किस तरह का अगर जॉइंट होता कोई बोले तो याद रखना एक तरह का लेफी जॉइंट है ना, लेकिन ये मेरा ओवरलैप ही है, ओवरलैप जॉइंट आपका होता है, जॉइंट होता है। लेकिन बस अंतर क्या रखना कि याद रखना इसमें कि अपर जो सरफेस होता है, अपर सरफेस ऑफ बोथ द प्लेट, है ना, बोथ द प्लेट्स या फिर बोथ द प्लेन लाई ऑन सेम प्लेन, ऑन दी सेम SAME प्लेन, प्लेट बोलो, प्लेट, है ना। तो दोनों का दोनों प्लेट मेरा सेम प्लेन में आना चाहिए, ये इसका फंडामेंटल चीज है सर। ये लास्ट दोनों क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है, चलो बढ़िया बात है। देखो इसे मैंने कहा ना आप लोग को, ये देख सकते हो DMRC JEE का क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैंने कहा कि रेलवे में जो भी अलग अलग तरह का एग्जाम हो, सब एग्जाम का बात करता हूँ, लास्ट 20 ईयर में, यहाँ पे आप सोच सकते हो ना सर, लास्ट 20 ईयर में तो एक बार 2019 में हुआ है, उससे पहले सर 18-19 में एक बार JEE का एग्जाम हुआ, उससे पहले 14 में हुआ, 15 में हुआ, उसके पहले कई बार एक दो बार हुआ है। तो ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से इतना मिल गया, DMRC JEE का मैं क्वेश्चन उठाया हूँ, है ना। इसका देख सकते हो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का अलग अलग जोन में भी एग्जाम हुआ JEE वगैरह का, देखोगे कई सारा अलग अलग JEE, जैसे देख सकते हो ये भी, ये आपका BMRCL JEE, ये RRB का क्वेश्चन है, ये समझ मत लेना कि कहीं और का क्वेश्चन नहीं, ये ओनली यहाँ पे रेलवे का ही क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ पे ओनली जितना क्वेश्चन उठाया गया दिस ऑल आर रिलेटेड टू, देखो यहाँ पे जैसे भुवनेश्वर RRB JEE, ये कोई ऐसा नहीं है जैसे आप RRB JEE का क्वेश्चन देखो, कभी भी बोर्ड नहीं लिखा रहा था कि किस बोर्ड का एग्जाम है, ये बोर्ड में एग्जाम होता कभी कभार, डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम हो, कोई और एग्जाम हो, वो क्वेश्चन यहाँ पे 2008 में पूछा गया है, इसलिए सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिया हूँ, ठीक है। तो ये कई सारा आपका ESC से मिल जाएगा, गेट में मिल जाएगा। सो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा ना इसीलिए। चलिए अब आ जाता है ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, ठीक है। एक सेकंड में बता देता हूँ, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यही लास्ट क्वेश्चन, हाँ दिस इज दी लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा मेरा सेकंड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, उसको नेक्स्ट बार, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के इस पर्टिकुलर सेशन का। तो चलिए लास्ट सेशन को हम लोग लास्ट क्वेश्चन को लगाते हैं इस सेशन का। लास्ट क्वेश्चन क्या कहा गया पढ़िएगा, द जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट सूटेड फॉर एडहेसिव बॉन्डिंग, एडहेसिव बॉन्डिंग के लिए सबसे अच्छा किस तरह का जॉइंट होता है, बट फ्लैट लैप स्पॉट। वेरी गुड वेरी गुड, लैप में पता क्यों, क्योंकि यहां से क्या हो जाता है आपका कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज हो जाता है। लैप वेल्डिंग हम लोग एडहेसिव में क्यों करते हैं, बिकॉज सिंपल सा रीजन ये है, इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, या फिर मोर डायरेक्ट कर दो, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल प्रशांत, उमर, है ना, एंड सुमित, बिल्कुल करेक्ट है। यह आपका हो जाएगा क्या, ये देख सकते हो RRB कलकत्ता डीजल JEE में क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में। सर डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है वो करा दीजिए 2024 में, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ डियर। डिपार्टमेंटल कई सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से अभी भी बने हुए हैं,
अभी वेट कर रहे हैं। मेरे से कई सारे डिपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट बेच लिए हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल के लिए अलग बेच है बाय द वे। अगर कोई बच्चे यहाँ पे डिपार्टमेंटल है जो कि आरआरबी में ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सो आप लोग के लिए स्पेशल कोर्स बनाया गया है। सो आप मेरे से वो सभी स्टूडेंट अगर कोई होंगे या फिर आप में कोई होगा तो बता दीजिएगा, स्पेशल उन लोग के लिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, उन लोग के लिए स्पेशल कोर्स बनाए हैं, उसको लेंगे तो हो जाएगा। सर पहली बार चैनल पे आया हूँ। ओके, सो पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं डियर स्टूडेंट, सो प्रशांत वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, है ना, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, सो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस सेशन का। अब इसके बाद देखो ये जो 80 नंबर का आ गया ना, ये आपका आ जाता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। तो आप थोड़ा सा सिलेबस की ओर चले देख ले, तो मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ, सिलेबस में आप लोग को बता देता हूँ, आरआरबी का सिलेबस थोड़ा बता देता हूँ, राइट। यस, दिस इज दी वेल्डिंग सिलेबस। सो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर कर दिए, इंट्रोडक्शन। नाउ अब जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है ना, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस के बाद में। यस सर, इजी है, चैनल वाला हुआ, चलिए ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें कितना क्वेश्चन जब रहेगा, इसमें 18 के बारे में, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं आपको अगर बताऊँ ना, केवल 8-9 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग देखो क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आरआरबी का ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करता हूं तो क्लासिफिकेशन वेल्डिंग प्रोसेस में करवा दूंगा, एक हो गया, ठीक है। देन आपका आर्क वेल्डिंग, है ना, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। सो यहां पे आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, ये भी करवा दूंगा मैं नेक्स्ट सेशन में। ये करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये 2 टॉपिक तो कम से कम करवा दूंगा। हाँ, यानी आर्क वेल्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर लेंगे। आर्क वेल्डिंग पूरा का पूरा मैं आप लोगों को करवा दूंगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, आर्क वेल्डिंग थोड़ा बड़ा है। आर्क वेल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओ भाई साहब, आर्क वेल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्क वेल्डिंग में बहुत क्वेश्चन पूछा गया बाय द वे, आर्क वेल्डिंग में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। ऑलमोस्ट मैं बात करता हूँ ना, तो मैं आपको बता देता हूँ 60 से लेकर ओके 120 है, लगभग 60 क्वेश्चन है यहाँ पे आर्क वेल्डिंग का। एंड लगभग 80 क्वेश्चन, तो यानी कि बहुत ही। सर पीडीएफ सेंड कर देते हैं आपको सर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सुमित सेंड कर दो, आपका शायद मुझे मिल गया, यहाँ पे पीडीएफ मुझे मिल गया, ठीक है। अच्छा ये एग्जाम हुआ, कोई बात नहीं, इसको मैं इंक्लूड कर लूँगा और सॉल्यूशन आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, सो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, पूरा डिटेल वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, है ना, सबके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें डिटेल में। देखो 18 क्वेश्चन करने में मुझे ऑलमोस्ट लग रहा कि 1 घंटा 40 मिनट हो गया। तो इसी तरह से समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, तो यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, सारे अपडेट्स वगैरह मिलेगा, है ना, क्लासेस का लिंक वगैरह मिल जाएगा। इस तरह का जो भी थ्योरी सेशन रहेगा, एमसीक्यू सेशन रहेगा, गाइडेंस सीरीज रहेगा, वो आप लोग को पता चलेगा। कोई भी जो पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगा वो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आरआरबी जेईई 2025 के बैच में, चाणक्य बैच 2.0 में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। एज यू नो दैट पीडीएफ नोट्स आपको टोटल जितने भी लेक्चर जाता है सारे लेक्चर्स का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है। रिवीजन क्लासेस चलता है, लाइव डाउट सेशन चलता है, स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन चलेगा आप लोग का। मैं 10-10 आपको इसमें बुक दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना। नोट्स आपको फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों दूंगा, मतलब नोट्स बनाने का दरकार नहीं है, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, केवल लेक्चर देखना है। नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आपका टाइम बचेगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 14,000 प्लस एमसीक्यू दूंगा, 10,000 में और ऐड कर दिया हूं, और 10 में बुक दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? ये सब कहां मिलेगा? स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, फ्री पीडीएफ, और जो भी आप लोग का पीओए के सेशन चलता है वही फ्री मिलता है। कुछ टाइम बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, वो भी आप लोगों को कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, और बाकी बच्चे के लिए पेड वाले में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। लाइव आप चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ बात कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू, और क्लासेस अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।